भाई एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब सपोज करो दरवाजा बंद है और मुझे दरवाजे बंद से प्रॉब्लम है, तो मैंने गया और जाके दरवाजा बंद करके आया, यानी मैंने वो काम खुद किया ना। आप यहां पर पढ़ रहे हो डिड एवरीवन मिस द फर्स्ट बस, नहीं पढ़नी मेरे बच्चे, सीधी बात नो बकवास। क्या कहता है आपको सीधा पहला अटैक जो करना है ना, वो पहला अटैक मेरे बेटे कहां करना है मैं बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब पे। कहां करना है? हेल्पिंग वर्ब पे। ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, अगर 2 सेकंड में आंसर ना निकले क्लास एंड तक मत देखना, छोड़ देना, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बाकी टीचर्स उस चीज से डरते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इंद्रजीत शर्मा लेकर आया हूं 2 सेकंड की ट्रिक जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बहुत आसानी से कर देगी। यहां पर 2 मेथड आपके सामने होंगे, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। दोनों ही मेथड मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन करना बड़े ध्यान से और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, वॉइसेस एग्जैक्टली होता क्या है पहले ही समझते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं वॉइस की बात करता हूं तो वॉइस एग्जैक्टली एक एक्शन होता है, और ये एक्शन होता किस तरीके का है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर वॉइसेस को 2 हिस्सों में मेरे बच्चे आप डिवाइड कर दीजिए। एक जिसको आप जनरली यहां पर क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। दूसरा मेरे प्यारे बेटे आप इसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। बहुत प्यार से समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके 25 नंबर सीपीयू में, 5 नंबर सीजीएल में, एनडीए में 4 नंबर और भी ऐसे एग्जाम्स जहां पर आपको इनकी हेल्प मिलेगी। लेकिन हाँ, यही वो टॉपिक है जो आपका एग्जाम में वक्त बचाएगा, और वो कैसे बचाएगा मैं समझाता हूं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है मेरे बच्चे? भाई एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब सपोज करो दरवाजा बंद है और मुझे दरवाजे बंद से प्रॉब्लम है, तो मैंने गया और जाके दरवाजा बंद करके आया, यानी मैंने वो काम खुद किया ना। तो जब कोई भी काम मेरे बच्चे आप खुद करते हो, चाहे आप पानी खुद पियो, गाड़ी खुद धो, ताला खुद लगाओ, दरवाजा खुद बंद करो, फ्रिज में पानी की बोतल तुम भर के रखो, तो जो कोई काम आप खुद करते हो ना, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये सिंपल शब्दों में मेरे बच्चे, जो काम खुद किया जाए, अगर इस सेंटेंस को समझा जाए तो जो काम खुद किया जाए मेरे बच्चे, वो एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा, एक एक्टिव सेंटेंस होगा। द वर्क हैज बीन डन बाय सेल्फ इज नोन एज एक्टिव सेंटेंस। अगर मेरे बच्चे मैंने किसी को बोला यार मेरी गाड़ी धो दे, मैंने किसी को बोला दरवाजा खोल दे, यानी कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाए, यानी जो काम किसी के द्वारा करवाया जाए। इस एग्जाम्पल को समझना बच्चे, जो काम किसी के द्वारा करवाया जाए, किसी के द्वारा करवाया जाए, इस पॉइंट को समझना, करवाया जाए, तो मेरे बच्चे उसको जनरली हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, पैसिव बोलते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल आप अपनी सोसाइटी में आसपास नियर बाय देख सकते हो। कैसे देख सकते हो मेरे बच्चे? एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति मेरे बेटे क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। आप मेरी बात समझना, वो व्यक्ति मेरे बच्चे क्या कर रहा है, एक स्मोकिंग कर रहा है। तो जब ये बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा भाई? उसको खुद को पड़ेगा या उसके साथ बैठने वाले लोगों पे पड़ेगा? नहीं भाई, दोनों पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है इसको एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब क्या होता है कि ये आदमी खुद कर रहा है, दिस वन इज एक्टिव कंडीशन। और अगर मेरे बच्चे जो लोग यहां बैठे हुए हैं, जो लोग यहां बैठे हुए हैं भाई, उनको भी तो उसके धुआं से इफेक्ट पड़ेगा, यस और नो? तो मेरे बच्चे जब ये धुआं उड़ते 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 यहां पर आएगा तो इनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट वो क्या होगा, वो एक पैसिव स्मोकिंग कहलाएगा। और पैसिव स्मोकिंग का मतलब समझ गए मेरे बच्चे, कि स्मोकिंग तो कोई और कर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है। तो यानी जो काम आप खुद कर रहे हो वो एक्टिव है, और जो काम मेरे बच्चे किसी के द्वारा करवाया जा रहा है वो पैसिव है। यहां तक मेरी बात समझ आई? अब धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं। अब सवाल ये उठता है कि सर जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो कैसे करते हैं, और सर पैसिव एग्जाम्पल मेरे बच्चों कैसे करते हैं? तो मैं आपको एक बात समझाता हूं, बहुत ही सिंपल वे में समझना। जो एक्टिव वॉइस होगा मेरे बच्चे, वो जनरली क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। आप मेरी बात समझना, ठीक है? एक मेरे बच्चे यहां पर वर्ब गिवन होगी, अगर वर्ब नहीं होगी तो एक हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा, और मेरे बच्चे यहां पर एक ऑब्जेक्ट गिवन होगा। आप इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं, एक सब्जेक्ट गिवन होगा, एक हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी, एक मेरे बच्चे वर्ब गिवन होगा, और एक मेरे बच्चे यहां पर क्या गिवन होगा, ऑब्जेक्ट। यस और नो? तो 4 चीजें मिलकर कंप्लीट सेंटेंस बना देती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात समझना, आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस जो ये ऑब्जेक्ट पीछे लिखा है इसको आगे लेकर आ जाओ। जब इसको आप आगे लेकर आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को पहचानोगे कैसे? कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, मैं समझाता हूं। मेरे बच्चे, अगर यहां पर हिम लिखा है, ठीक है, अगर यहां पर मी लिखा है,
अगर मेरे बेटे यहां पर हर लिखा है तो आप क्या करेंगे, उस हिम को जब आगे लेकर आएंगे तो हिम का क्या बन जाएगा ही, मी का क्या बन जाएगा आई, हर का क्या बन जाएगा शी। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग एज इट इज लिखी है उसको उठा के ऐसे का ऐसे ही यहां पे रख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्लस मेरे बच्चे जो हेल्पिंग वर्ब जहां है एज इट इज उसकी लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, इजमार में रहेगा, वाजवर में रहेगा, हैजब में रहेगा, और हेड में रहेगा, कैन रहेगा, विल रहेगा, शेल रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। दूसरी बात मेरे बच्चे, अब आते हैं वर्ब। जब हम पैसिव बनाते हैं ना बेटा, तो पैसिव में 3 वर्ड्स का बड़ा दबदबा होता है। एक मेरे बच्चे बी का, एक मेरे बच्चे बीन का, और एक मेरे बेटे बीन का। अगर किसी एग्जाम्पल में इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आ जाए, मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको ये डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस अगले 5-7 मिनट बाद देखना, ट्रिक ऐसे गजब आएगी, आंसर रफा रफ निकलेंगे। और कैसे निकलेंगे मैं समझाता हूं। तो बी बीइंग बीन पैसिव की सबसे बड़ी पहचान है, और पैसिव कभी भी बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के नहीं बनता। यानी अगर किसी ऑप्शन में थर्ड फॉर्म नहीं है तो आप बोल देना सर पैसिव नहीं है, पैसिव नहीं बनेगा। इसके अलावा मेरे बच्चे फिर आपने सीधा सीधा क्या लगा देना, बाय। और मेरे बच्चे जो ये सब्जेक्ट था उठा के यहां पे टेक देना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहोगे सर मेरे को समझ नहीं आया, मैं भी कहता हूं समझ नहीं आया, आप भी कहते हो समझ नहीं आया, लेकिन अगर मैं कराने पे आऊं ना तो उसका तरीका बड़ा आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस 5 मिनट दो, मैं इसके बाद आपको ट्रिक बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस वो होता है जो काम खुद करते हो, पैसिव सेंटेंस वो जो किसी के थ्रू कराते हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा राहुल, आप सेंटेंस समझना, राहुल प्लेज क्रिकेट, यस और नो। यहां पर एग्जाम्पल क्या लिखा, राहुल प्लेज क्रिकेट। यहां हम एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं बच्चे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब मैंने एक सब्जेक्ट डाल दिया, एक हेल्पिंग वर्ब डाल दिया, राहुल इज प्लेइंग, और मेरे बेटे मैंने क्या लिख दिया, क्रिकेट। अब इस एग्जांपल में राहुल खुद एक गेम खेल रहा है, यानी इज एम आर प्लस आईएनजी है, एक एक्शन आ गया कि राहुल खुद गेम खेल रहा है। तो ये एग्जाम्पल मेरे बेटे यहां पर सिंपली ये सेंटेंस कैसा है मेरे बच्चे, एक एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अब मेरे बच्चे ये बीइंग कब लगता है, जब हम आईएनजी रिमूव करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मुझे आंसर बनाना है, कैसे बनाऊंगा। तो मेरे बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया भाई, यही है ना, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेरे बेटे आपकी वर्ब हो गई, और ये मेरे बेटे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही चीज तो थी ऊपर। अब आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्रिकेट, क्योंकि भाई पीछे से जो है वो आगे आएगा। मेरे बेटे यहां क्या लिखेंगे, इज, यस और नो, सेम रहेगा, यस और नो। अब इसकी आईएनजी हटाने के लिए आप क्या लिखेंगे, बीइंग, और मेरे बेटे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड। ये मैं आपको बताऊंगा बी बीइंग मीन कब लगेगा। सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, कौन खेल रहा था मेरे बच्चे, राहुल खेल रहा था। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आए जहां पर आपको ये पहचानना पड़े कि यार ये पैसिव है या एक्टिव है, तो बी बीइंग बीन, ये सबसे बड़ी पहचान होती है पैसिव को पहचानने की। मैं अभी भी कहता हूं आपको समझ नहीं आया, मैं अभी भी कहता हूं कि आपको समझ नहीं आया, लेकिन अगले 5 मिनट बाद आप खुद ही कहोगे सर समझ आ गया। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हटा के मैं सीधा शॉर्टकट ट्रिक पे लेकर आऊंगा और 2-2 सेकंड में आंसर निकलवाऊंगा। लेकिन वेट करो, अब कहोगे सर समझ नहीं आया, मैं भी कहता हूं सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन मजा क्या आएगा वो दिखाता हूं। मेरे बच्चे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ टाइप्स होते हैं, पहले आप उस टाइप्स को समझना। पहला टाइप्स मेरे बेटे जिसको हम बोलते हैं एजर्टिव सेंटेंस। अब कहोगे सर हमने पहली बार सुना है, बाकी टीचर्स तो नहीं पढ़ाते थे। एजर्टिव सेंटेंस वो एग्जांपल होते हैं जो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जिसमें एक सब्जेक्ट हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, याद नहीं रखना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये नरेशन में भी आता है, ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान, इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, यानी अगर किसी एग्जांपल में क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे यहां पर जो आप इस्तेमाल करेंगे वो एग्जाम्पल बनेगा इंपेरेटिव सेंटेंस पे। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो एग्जाम्पल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा और ऑब्जेक्ट पे खत्म होगा, यानी इसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे हेल्प द पुअर, डोनेट द ब्लड, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी में मेरे बच्चे एक पॉइंट जुड़ जाएगा, लेट्स, और यहां पर एक एग्जांपल आता है लेट अस का। और लास्ट मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आएगा
पैसिव इन एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमें तो ये कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रहा जो आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमने कभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऐसा नहीं पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको आंसर निकालना है। कोई डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं, बस 5 मिनट में अभी मैं आपको दिखाता हूं मेरे बच्चे आंसर निकालने का सही तरीका। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 3 रूल समझाऊंगा, ना रटने, ना समझने, ना पढ़ने। ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, अगर 2 सेकंड में आंसर ना निकले क्लास एंड तक मत देखना, छोड़ देना, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बाकी टीचर्स उस चीज से डरते हैं कि यार ये ट्रिक कैसे बना देता है। सीधी बात, नो बकवास वाला कंसेप्ट ऐसे ही नहीं आता। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अपने आप में दम रखता है, और वो कैसे मेरे बच्चे, गिनती के 3 रूल बताऊंगा, 3 के अलावा चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मेरे बच्चे। आपको सिर्फ ये रूल समझने हैं। रूल नंबर 1, कुछ भी कंसेप्ट नहीं समझना है। रूल नंबर 1 ध्यान देना है मेरे बच्चे, अगर आपको करना है तो सबसे पहले मेरे बेटे आप यहां लिखो प्रेजेंट। क्या लिखो मेरे बच्चे? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, पहले आप मेरी बात समझना, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। एक एक्टिव हो गया, और मेरे बच्चे एक क्या हो गया? पैसिव हो गया। यस और नो? एक एक्टिव हो गया। अब प्रेजेंट में जो जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कमेंट में थोप दो, आपको पता चल जाएगा। प्रेजेंट में मेरे बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट में मेरे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा? डू या डज आ जाएगा। प्रेजेंट में मेरे प्यारे बेटे यहां पर क्या आएगा? इज एम आर आएगा। प्रेजेंट में मेरे बच्चे क्या आएगा? वॉज वर आएगा। सॉरी, प्रेजेंट में मेरे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा? हैज और हैव आ जाएगा। भाई हाँ या ना? भाई इनके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आ सकता है? अरे सर नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, डू डज आ गया, इज एम आर आ गया, हैज हैव आ गया, दैट्स इनफ। अब आपने क्या करना है कि जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, मैं जो बताने जा रहा हूं ना वो बहुत ही शानदार है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेरी बात से समझना बेटा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टोटली प्रेजेंट को इज एम आर में चेंज कर दो। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी? इज एम आर में। सर डू या डज चीज किस में चेंज होगा? सर इज एम आर में। यस और नो? अब यहां पर एक बड़ी छोटी सी बात मेरे बेटे मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम इज एम आर लगाते हैं तो इसके साथ आईएनजी लगता है। यस और नो? लेकिन जब हम इसकी आईएनजी हटाएंगे तो इज एम आर ही रहेगा, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। प्लस इस आईएनजी को हटाने के लिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल करना है, और वो शब्द क्या होगा? बीइंग होगा। और हैजब मेरे बेटे हैजब ही रहने देना, बस आपने क्या लगाना है? हैजब के साथ आपने क्या लगाना है? बीन लगाना है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, अभी बताऊंगा। और मेरे बच्चे सीधा सीधा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है। अभी धीरे धीरे देखना, बड़ा मजा आएगा, आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो क्या समझ आया? सर फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में है इज एम आर, डू डज इज एम आर में आईएनजी, इज एम आर बीइंग, हैज हैव बीन में। रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, सीधा अभी आंसर करेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। अब मेरे भाई अभी देखो, मैं इसकी ना पूरी डिस्क्रिप्टिव भी समझाऊंगा, पहले आपको मेन पॉइंट बता देता हूं। अब आते हैं पास्ट पे। ठीक है, अब हमने क्या करा? पास्ट को यहां पर लिख दिया, और यहां पर मेरे बच्चे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर दिया कि सर एक एक्टिव हो गया और एक मेरे बेटे क्या हो गया? पैसिव हो गया। तो जिस तरह आपने प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब याद कर रखे थे, ये आपको पता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूस नहीं पढ़ना यार, क्यों बेमतलब में अपना समय खराब करें, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं ना। तो पास्ट में क्या आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, और मेरे बेटे डिड प्लस V1 आ जाएगा, और मेरे बच्चे यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा बेटा? वाज वर, साथ में आईएनजी आ जाएगा, और मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। अब आपने ये चेंज करना है, मैंने कहा सर ठीक है कर देते हैं। तो जैसे प्रेजेंट में इजएमआर चेंज किया था, ऐसे ही पास्ट में सबको वाज वर में चेंज कर देंगे। तो यहां मेरे प्यारे बच्चे आप सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? वाज और वर में। अब डिड को मेरे बेटे किस में चेंज करेंगे? वाज और वर में। यस और नो? अगर वाज और वर में आईएनजी लग रही है तो आप उस आईएनजी को हटाने के लिए सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या होगा? बीइंग। और हेड मेरे बेटे किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। खास बात, इन सब के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। इतना पढ़ाना है बस। अगर इतने रूल पे मैं 50 में से 50 एग्जाम्पल 8 मिनट में करा दूंगा तो आंसर ऐसा निकालना मजा आएगा। अभी दिखा दूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू डज इज एम आर में, इज एम आर आईएनजी, इज एम आर बीइंग, हैज बीन में। सेकंड फॉर्म वाज वर में, डिड वाज वर में, वाज वर में आईएनजी, वाज वर बीइंग, और हैड बीन में। अब मेरे बच्चे लास्ट रूल, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं, समझना नहीं है मेरे बच्चे। रूल नंबर 3, जितने भी मॉडल्स होंगे, आप मेरी बात समझना बच्चे, जितने भी मॉडल्स होंगे, आप कोई भी मॉडल्स मेरे बेटे उठा के लगा दीजिए। मेरे बच्चे मॉडल्स में आ गया विल आ गया, शैल आ गया, मे आप लिखो मेरे बेटे सारे, कैन आ गया,
इसके अलावा इन्हीं के पास्ट उठा लो, कुड आ गया, यहां पर एक वर्ड आ जाएगा, माइट आ जाएगा, यहां पर मेरे बेटे शुड आ गया, देन और क्या आएगा बच्चे, वुड आ गया, और मेरे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा, यहां पर मेरे बेटे क्या आ जाएगा, ऑट टू आ जाएगा। इसके अलावा टू जिसके बाद लग गया इसे बोलते हैं हम लोग इंफिनिटिव के, हैज टू आ गया, या मेरे बेटे हैव टू आ गया, या हैड टू आ गया। कभी भी कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलता है, रटने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा जो भी हेल्पिंग वर्ब देखो उसी को रहने दो, उसके बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इनफ। ये 3 रूल आपको एग्जाम में समय भी बचाएंगे, एक्यूरेसी भी देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, जैसे एक एग्जांपल देखो, डिड को वाज वर्ब में चेंज किया। मेरे बच्चे में एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, हमला करो, जैसे अटैक करते हो ना वैसे अटैक करो। अटैक मेरे बेटे कैसे होता है मैं समझाता हूं। सपोज करो आपके पेपर में ये एग्जाम्पल आया, आप यहां पर पढ़ रहे हो, डिड एवरीवन मिस द फर्स्ट बस, नहीं पढ़नी मेरे बच्चे, सीधी बात, नो बकवास। क्या कहता है, आपको सीधा पहला अटैक जो करना है ना, वो पहला अटैक मेरे बेटे कहां करना है मैं बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब पे। कहां करना है, हेल्पिंग वर्ब पे। पहले अटैक में ही दुश्मन ढेर है, पहले अटैक में ही दुश्मन ढेर है। मेरे बेटे ये यहां पर क्या लिखा है सर, डिड लिखा है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए डिड मेरे बेटे किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में, क्योंकि पैसिव बनाना है भाई। डिड प्लस V1 किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में चेंज होगा। अब वाज वर्ब में चेंज होगा, सर इसके शुरू में वाज वर्ब नहीं है, इसके शुरू में वाज वर्ब नहीं है, इसके शुरू में वाज वर्ब नहीं है, आंसर क्या आ गया बी, सीधी बात, नो बकवास। 4 में से 3 गए, 1 बचा, वो मेरा आंसर। क्यों, क्योंकि डिड किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह नहीं बदलेगा, जहां लिखा है वही आएगा, चाहे शुरू में है तो शुरू में और मिड में है तो मिड में। दैट्स इट। आया मजा, बस इतनी सी बातें पढ़नी, रटने की जरूरत नहीं है। और दिखाता हूं, मेरे बेटे ये सवाल था, मेरे को समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। वी विल नॉट, अरे क्यों पढ़ रहे हो यार, पहला अटैक मेरे बेटे किस पे होना चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब पे। मेरे बेटे ये क्या लिखा है, विल। आप सबसे पहले विल को सीधा सीधा पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या ढूंढेंगे, विल बी ढूंढेंगे। अब जब विल बी ढूंढेंगे तो मेरे बच्चे इसमें विल बी है सर नहीं है, इसमें विल बी है सर नहीं है, इसमें विल बी है सर नहीं है। 4 में से 3 गए, 1 बचा, वो मेरा आंसर। बोलो जय माता दी, आ गया आंसर। इस तरह से आंसर निकालते हैं। आप देखो कितना ही पढ़ लो, समय आपका है, एग्जाम में आपको देना है। अगर 25 क्वेश्चन सीपीयू में आ गए, 5 क्वेश्चन सीजीएल में आ गए, 5 सीएचएसएल में आ गए, 2 एनडीए में आ गए, ऐसे करते करते मेरे बच्चे कितना समय खराब होगा। लेकिन यहां आंसर कैसे निकल रहा है, बिल्कुल चुटकियों में। अभी मैं इसका बेसिक भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, ऐसा कैसे होगा। लेट्स सी, और दिखाता हूं। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। यार ये सवाल था, मुझे पढ़ना था। आप क्यों पढ़ रहे हो मेरे बेटे, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। क्या लिखा है, मस्ट। आपको सीधा ऑप्शन में एक ही चीज ढूंढनी है, और वो क्या होगा, मस्ट बी। जितने भी मॉडल्स होते हैं वो अपने साथ बी लगाते हैं, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, बी लगा देना, आंसर आ जाएगा। मस्ट बी ढूंढना है। मेरे बच्चे मस्ट बी है सर नहीं है, सर मस्ट बी है सर नहीं है, सर मस्ट बी है नहीं है। 4 में से 3 चले गए, जो बचा वो मेरा राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, मजा आ रहा है। ऐसी ट्रिक से निकालोगे ना आंसर भाई, रपा रप निकल जाएंगे। आपको सिर्फ करना क्या है मेरे बच्चे, ये 3 पॉइंट्स पढ़ने, सिर्फ 3 पॉइंट्स, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कि भाई डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना है सर, 5-5 घंटे में वॉइस खत्म हो रहा है। सर 5 मिनट में वॉइस खत्म हो जाता है। मैं अपनी क्लासेस में ऑलरेडी फ्यूचर टेंस 5 मिनट में खत्म करता हूं, और गारंटी अगर एग्जांपल मेरे भाई रुक जाए 5 मिनट में। मैंने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एमआर, डू डज इज एमआर में आईएनजी इज एमआर, बीइंग हैज हैव बीन में चेंज कर देंगे। सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में, डिड वाज वर्ब में, वाज वर्ब में आईएनजी, वाज वर्ब बीइंग हैड बीन में। उसके अलावा विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, कुछ भी लगा दो। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोको, आंसर लगाओ। कोई भी एग्जांपल, मैं और भी एग्जांपल दिखाऊंगा मेरे बच्चे। ये वाला सवाल था, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये 2 सेकंड में कर दोगे, सर आप समय लगा रहे हो, कैसे करोगे बेटे। आपने क्या देखा, हैज। अब सीधा सीधा आपको हैज और हैव के साथ क्या चाहिए, बीन चाहिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ हैज और हैव के साथ बीन चाहिए। सर इसमें हैज हैव है, सर नहीं है, इसमें हैज हैव है, सर नहीं है, इसमें हैज हैव है, सर नहीं है। अरे जब 4 में से 3 ऑप्शन चले गए मेरे बेटे, जो बचा वो आंसर, क्योंकि इसमें हैज बीन ऑलरेडी था। लेकिन इसे कहते हैं एलिमिनेशन फॉर्मेट। गलत ढूंढोगे सही अपने आप मिलेगा, सही ढूंढोगे कुछ भी सही नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि सीधी बात, नो बकवास वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये सवाल देखो, थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे बहुत आसान सवाल है। द ओल्ड लेडी टच्ड, टच्ड मेरे बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म।
पेटेड मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यस और नो, आपको पता चल गई। अब दो सेकंड फॉर्म है मेरे बच्चे। ये सेकंड फॉर्म हम जनरली कौन से हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं? सर वाज वर्ब में चेंज करते हैं। यस और नो, हम किस में चेंज करते हैं? वाज वर्ब में चेंज करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझना, सर इस पेटेड से पहले सेकंड फॉर्म नहीं यानी वाज वर्ब नहीं था। आप आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे पास इस टेक्स्ट से पहले वाज वर्ब नहीं था, जबकि मुझे वाज वर्ब चाहिए था, और दो सेकंड फॉर्म है तो दो वाज वर्ब चाहिए मुझे, ये ध्यान रख लेना। अब मेरे बच्चे यहां पर ध्यान से देखते हैं, यहां पर पेटेड है, यहां पेटिंग है, जबकि मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनेगा। ये भी चला गया, ये भी गया, ये भी गया, चार में से तीन गए, एक बचा, वो मेरा आंसर। वाज प्लस थर्ड फॉर्म और पेटेड, एंड से पहले थर्ड फॉर्म, एंड के बाद थर्ड फॉर्म, दैट्स माय पॉइंट, आंसर आ गया, मैच कर गया। कोई भी सवाल उठा लीजिए मेरे बच्चे। अभी ध्यान से देखा तो पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, सब बनेगा, टेंशन मत लेना। ये सवाल था, इस सवाल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, शी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी। अब आप कहोगे सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, पढ़ा क्या रहे हो? मैं बताता हूं, पढ़ा तो मैं बहुत पूछ रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखना। बिगिंस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। यस और नो मेरे प्यारे बेटे, यहां फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इज एम आर में जाएगी। यस और नो, तो जब इज एम आर में जाएगी तो मुझे इज एम आर ही तो ढूंढना है। यहां पे देखो मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, पहली बात मैं बीइंग लगाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर बीइंग तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में आईएनजी था, आईएनजी नहीं था। दूसरी बात मेरे बच्चे, हैज में लगाऊंगा नहीं, ये चला गया। और बिगिनिंग आईएनजी फॉर्म क्यों लगाऊंगा? सर ये चला गया। तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर क्या आया? बी आ गया। मैं चाहूं तो 500 एग्जाम्पल की शीट आप लोगों को दे सकता हूं, ऐसे एग्जाम्पल भी मैं और करा सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप मेरे से बच्चे कुछ चीजें सीखो। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे, और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे। अब हम बात करते हैं सर इनको बनाया कैसे जा सकता है। सी मेरे बच्चे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप 1 की। टाइप 1 एग्जैक्टली क्या होता है, जिसको हम जनरली मेरे प्यारे बेटे हम क्या बोलते हैं? एजर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, या इसको सिंपली मेरे बेटे आप लिख सकते हैं सिंपल सेंटेंस होंगे। अब ये सिंपल सेंटेंस बनते कैसे, मैं दिखाता हूं मेरे बच्चे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा मेरे बच्चे, मैंने लिखा रीना, ध्यान से मेरी बात समझना, रीना प्लेज, या कुक्स फूड, सिंपली करते हैं मेरे बच्चे, मैंने फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है, कुक्स फूड। मैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सारी इस्तेमाल करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें सारी यूज होगी। रीना कुक्स फूड। और मेरे बच्चे फिर मैंने दूसरा यहां लिख दिया, रीना इज कुकिंग फूड। देखो एक में मैंने आईएनजी लगा दिया, सोनो, रीना इज कुकिंग फूड। मेरे बेटे मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। और तीसरा एग्जांपल मेरे बच्चे मैंने यहां पर लिखा, रीना हैज कुक्ड फूड। अब यहां पर मेरे बच्चे एक समझना, मैं आपको सीधा सीधा क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। सॉरी, मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा टफ रखता हूं मेरे बच्चे, एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। रीना, क्योंकि इजी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, रीना प्लेज क्रिकेट, हम इसको लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रीना प्लेज क्रिकेट मेरे बच्चे। फिर मैंने यहां पर आईएनजी लगा दिया, रीना इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले कराया हुआ है। और मेरे बेटे तीसरा मैंने लिख दिया, रीना हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भाई आपको ये बनाना है, आपके पास ऑप्शन तो नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने एक तरीका बताया था मेरे बच्चे, आपको तीन चीजों में डिवाइड करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और दूसरा मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट, और यहां पर मेरे बेटे क्या आ गया? वर्ब आ गया। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कोई काम किसी के द्वारा करवाया जा। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो टीचर के द्वारा पढ़ाया, जैसे मैं पढ़ाता हूं और मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मैं खाना खाता हूं मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, मैं गाड़ी धोता हूं गाड़ी धुलवाई जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है वो पैसिव सेंटेंस बनाएगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। वर्ब के बाद मेरे बेटे जो होगा वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कब और कैसे बताता हूं। तो दोस्त सबसे पहले यहां पर आप क्या लेकर आएंगे? क्रिकेट। अब ये प्लेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सर फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इज एम आर में। तो क्रिकेट के हिसाब से मैंने इज लिख दिया। अब मैंने सीधा थर्ड फॉर्म लिख, सॉरी, क्रिकेट इज प्लेड, कौन खेल रहा था? बाय रीना। तो इसका राइट आंसर मेरे बेटे क्या बनेगा? दिस वन, क्रिकेट इज प्लेड बाय रीना। मैंने बी नहीं लगाया क्योंकि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड कुछ भी नहीं था। मैंने बीइंग नहीं लगाया क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं थी।
मैंने बीन नहीं लगाया क्योंकि हैज वर्ब नहीं था, ठीक है। अब दूसरे सवाल में यार आईएनजी थी, तो इस आईएनजी को हटाने के लिए सबसे पहले मैं किसका सहारा लूंगा? बीन का। यस और नो? पीछे से मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? क्रिकेट। यस और नो? और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? इज का इज रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट इज। अब इस बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे क्या आ जाएगी? प्लेड आ जाएगी। हाँ या ना? कौन खेल रहा था? बाय रीना। यानी सिंपली क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, रीना इज प्लेइंग क्रिकेट एंड क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रीना। रीना क्रिकेट खेल रही है और रीना के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। सेंटेंस इस तरह बनेगा। अब इसको ट्राई करते हैं। रीना हैज प्लेड क्रिकेट। मेरे बच्चे सबसे पहले मेरे बेटे में यहां पर क्या यूज करूंगा? क्रिकेट। हैज लगाऊंगा क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर था। अब मुझे हैज के साथ पैसिव में क्या लगाना पड़ेगा? बीन। और मेरे बेटे में यहां क्या लगाऊंगा? प्लेड। यस और नो? कौन खेल रहा था? बाय रीना। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस में एक चीज नोट करेंगे तो मेरे बच्चे हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। एक्टिव में आप कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर लो, कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैसिव में यहां पर आप फर्स्ट यूज करो, सेकंड यूज करो, थर्ड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। अब मेरी बात समझ आई बेटा? लेकिन ये जो मेथड है डिस्क्रिप्टिव है, हमें तो ऑब्जेक्टिव मेथड करना है। अब कोई भी सवाल मेरे बच्चे और टफ लेवल पे लेके चलता हूं। चलो मेरे दोस्त, मैंने एक एग्जांपल लिखा और मैंने लिखा द प्राइम मिनिस्टर, ध्यान से मेरी बात समझना, हैज डिस्कस्ड द मैटर। मेरे बेटे ये सवाल है, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर। सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर ने मैटर को डिस्कस किया। अब ये कहता है कि भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बेटा आपने क्या करना है, ये इसकी मेन वर्ब है, ठीक है, और मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा लो, द मैटर। मैं सेंटेंस आगे जोड़ सकता हूं, विद अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, मैंने और थोड़ा बड़ा कर दिया, विद अदर मिनिस्टर्स। ओके, अब ये डिस्क्रिप्टिव मेथड यार कहां तक पढ़ोगे? द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद अदर मिनिस्टर्स। अब कहता है आंसर बनाओ। मैंने कहा सर ठीक है। अब आपको ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मानना है, आपको ऑब्जेक्ट वहां तक मानना है जहां तक कोई प्रीपोजिशन या कोई कंजक्शन दे रखा हो। आगे का सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है सेम छोड़ देना। वैसे ही मेथड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, जरूरत उसी चीज की जो मैं बता रहा था, डिस्क्रिप्टिव मेथड में इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप ऑब्जेक्टिव मेथड इस्तेमाल करना, आराम से निकाल दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे से आगे क्या आ गया? द मैटर। ठीक है भाई, ये आ गया क्योंकि मैंने वर्ब के बाद द मैटर लिखा था। अब हैज को मैं हैज ही लिखूंगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैन बी चेंज्ड, डिपेंड्स सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मैटर्स होता तो मैं हैव लगा देता। द मैटर हैज, मेरे बेटे यहां पर हैज के साथ क्या लगाऊंगा? बीन। और थर्ड फॉर्म मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगी? डिस्कस्ड। तो आंसर आ गया द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड। किससे किया? विद अदर मिनिस्टर। नहीं, पहले हम लगाएंगे किसने किया? बाय द प्राइम मिनिस्टर। हम इसको ऐसे लिखेंगे मेरे बच्चे, बाय द प्राइम मिनिस्टर, यहां पर लिख दिया। और आगे मेरे बेटे मैंने सीधा सीधा कर दिया विद अदर मिनिस्टर्स। तो ये था मेरे बेटे आपका राइट आंसर। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? कहोगे सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। समझा दूंगा। मैंने क्या बोला? सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है। किस पे? वर्ब पे फोकस करना है। आप मेरे बच्चे इस मेथड के साथ जब इसको फॉलो करोगे, जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मेरे बच्चे। जब कोई क्वेश्चन मेरे बेटे आपके एग्जाम में आएगा तो आप उस सवाल को कैसे करोगे? जैसे ये क्वेश्चन है, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। अब इस सवाल में देखो मेरे बच्चे, मेरे बेटे ये क्या लिखा है? कैन। अब कैन देखो, और इस कैन को, पहले तो कैन को मेरे बेटे आप किस में चेंज करोगे? कैन बी में चेंज करोगे क्योंकि पैसिव है। ये मेरे बेटे आपका क्या हो जाएगा? एक एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा क्योंकि बी लग रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे बच्चे एक बी है, कैन बी है, यानी पैसिव है। भाई ये पैसिव है ना, क्यों डरना? पैसिव हो या एक्टिव हो, ना कोई लोड थोड़ी है। देखो मेरे बच्चे, कैन को शेल में तो चेंज नहीं करोगे, कैन को विल में तो चेंज नहीं करोगे, कैन को कुड में तो चेंज नहीं करोगे। एक ही ऑप्शन था, दैट्स माय पॉइंट, आंसर आ गया। अब आप मुझे बताओ आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? ये वाला जो मैं ऑप्शन के थ्रू निकाल रहा हूं, या वो वाला जो आपको एक क्वेश्चन लिखा है और वहां पे एक आंसर आपको लिख के दिखाना है? नहीं मेरे बच्चे, आपके पास वक्त नहीं है। मैंने कहा था वी आर हियर नॉट टू बीइंग अ मास्टर। हमें मास्टर बनने नहीं आए हैं, हमें एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ना कि हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, स्मार्ट वर्क घोड़ा करता है, क्योंकि रेस के मैदान में घोड़ा दौड़ता है, ना कि गधा।
इस बात को दिमाग में रखना। जैसे मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे बच्चे डरना नहीं, यू हैव टू, बेटा ये क्या लिखा है, हैव टू। अब मैंने आपसे कहा था हैज टू हैव टू लिखा होगा, तो बस आपने इसके बाद मेरे बेटे क्या लगा देना है, बी लगा देना है। बोलो हाँ या ना, लगा देना है। अब ये हैव टू हैज टू मेरे बेटे कहां लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो। अब ये देखो, यहां पे इज था, ये वाला चला गया, यहां पे हैज टू हैव टू नहीं था, ये वाला चला गया, यहां वाज था, ये चला गया, और मेरे बच्चे यहां क्या आ गया, हैज टू बी डन। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, आंसर आ गया। मेथड दोनों ही अच्छे हैं, बस बशर्ते ये कि आप पढ़ कौन सा रहे हो। ये कंसेप्ट आपको समझ आया बेटा? तो हम कोई भी एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल्स की बात ही नहीं कर रहा, अब ये वाला सवाल था। आप कहोगे सर मजा आ रहा है एग्जांपल निकालने में, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ना भी जरूरी है। द लेबर्स वर डिगिंग अ कैनल, वाज वर प्लस आईएनजी है। अगर आप नोट करेंगे तो वाज वर प्लस आईएनजी है, और इस आईएनजी को मेरे बेटे किस में चेंज करोगे, बीइंग में, और वर मेरे बेटे किस में चेंज होगा, वाज या वर में। ये डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। वाज वर प्लस आईएनजी आ गया, तो वाज वर प्लस आईएनजी किस में चेंज होगा, वाज वर बीइंग में चेंज होगा। तो जब मैंने ये सवाल मेरे बच्चे पढ़ा तो यहां वाज वर था, सर नहीं था, सर यहां बीइंग ही नहीं था क्योंकि आईएनजी बीइंग में चेंज होगा। यहां हेड था, सर ये मेरा आएगा नहीं, तो वाज प्लस बीइंग आंसर आ गया। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, आंसर आया। ऐसे आंसर निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन फॉर्मेट, ठीक है। अब यहां पे देखो, अभी धीरे धीरे मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, कोई भी आपको करना है ना एसर्टिव सेंटेंस में, ध्यान रखना कि सिंपल एग्जांपल में कभी कंफ्यूजन हो, सीधा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे टारगेट करो और आंसर निकालो। लेकिन कुछ एग्जांपल मेरे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको अभी तक किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। जैसे मेरे बच्चे, मैं आपको समझाता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि आईएनजी देखते ही बीइंग लगा दो, नहीं, ये गलती है। मेरे बच्चे, एक सेक्शन आता है और वो सेक्शन होता है गोइंग वाला। जैसे मेरे बच्चे, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा और मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट। ध्यान से मेरी बात समझना। तो मैं कहता हूं कि आप इसका आंसर बना दो, ध्यान से समझना। आई प्ले क्रिकेट, यस और नो। या मेरे बेटे, मैंने कोई और एग्जांपल लिखा, जैसे कि कोई छोटा सा एग्जांपल लिखाते हैं, आई स्टार्ट क्रिकेट। मैं ऐसे कर लेता हूं, आई स्टार्ट क्रिकेट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया मेरे बच्चे। अब मुझे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आएंगे, ठीक है। और मेरे बेटे ये क्या आ गया, क्रिकेट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने इज लगा दिया, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। आपने कहा सर ये इसका जो है आंसर बनेगा, आई का मैंने मी बना दिया। आई स्टार्ट क्रिकेट, यही है मेरे बच्चे। तो मेरे बेटे यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, क्रिकेट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर मेरे बेटे सिंपली स्टार्ट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। क्रिकेट इज स्टार्टेड बाय मी। कहोगे सर ये तो मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये फील नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरे बेटे मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर बनाओ, आई गो टू टेम्पल, जो भी बंदा इसके आंसर बना देगा, मेरी तरफ से 5100 रुपए में उसको इनाम दूंगा। आई गो टू टेम्पल, अगर कोई व्यक्ति इसका आंसर बना दे तो मैं 5100 रुपए मेरे बच्चे इनाम दूंगा। बना सकते हो? नहीं बनेगा। कारण पता है क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। मेरे बच्चे गो और कम, इनका कभी जिंदगी में पैसिव नहीं बनेगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना, गो और कम का पैसिव नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। मेरी बात समझना, कभी नहीं करते हैं, और इसी को बोलते हैं बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब। खैर उतना दिमाग मत लगाओ, लेकिन मुझे बनाना है सर, तो मैं कैसे बनाऊंगा मैं आपको समझा देता हूं। मेरे बच्चे गो और कम का पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे देगा, गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे देगा मेरे बच्चे कोई एग्जांपल। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ऐसे एग्जांपल दे, गोइंग प्लस टू प्लस V1, इसको हटा देते हैं मेरे बच्चे, ये इसको लिख रहे हैं, गोइंग प्लस टू प्लस V1। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो मेरे बेटे कैसे बनाओगे, गो का पैसिव तो नहीं बनेगा। तो पहले तो आप इसके एग्जांपल को जजमेंट करो। हमने एक एग्जांपल लिखा, आई एम गोइंग, देखो मैंने बता दिया ना, आई एम गोइंग, लेकिन गो का पैसिव नहीं बनेगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट या आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब बनाओ इसका आंसर, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ये है मेरे बच्चे एक एक्टिव सेंटेंस। तो मैंने कहा था कि गोइंग का पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन बनाना है। अन्ना कैसे बनाना है? तो आपने क्या करना है बेटा, गोइंग को नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनेगा। कहीं गलती ये मत कर देना कि गोइंग का आईएनजी देखा और आईएनजी हटा के बीइंग लगा दिया, ठीक है, गोइंग नहीं। तो गोइंग के बाद टू लगा दो, बस अब पैसिव बनाना है आपको, टू के बाद बी लगाना है
और जो ये फर्स्ट फॉर्म होगी बस इसको थर्ड फॉर्म बना देना, दैट्स इनफ। तो गोइंग प्लस टू प्लस V1 को गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मेरे बच्चे, अब इसका आंसर क्या बनेगा, कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, क्या आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। सबसे पहले पीछे से आगे यहां पर क्या लेकर आ जाओ, क्रिकेट। अब मेरे पॉइंट को समझना, नहीं समझ आए मुझे बोलना। अब सबसे पहले यहां पर मेरे बच्चे क्या लेकर आ जाओ, क्रिकेट। यस और नो? तो मेरे बेटे मैं लेकर आ गया क्रिकेट, इज MR की जगह इज, क्योंकि आई के साथ एम था, क्रिकेट के साथ इज। गोइंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना, आई मीन छेड़ना, सॉरी। ओके, क्रिकेट इज गोइंग, ING की जगह बीइंग नहीं लगाएंगे इस वाले केस में। आपको लगाना है टू बी, और प्ले की थर्ड फॉर्म बनानी है प्लेड, और यहां पर आ जाएगा बाय मी। आई का क्या आ जाएगा, मी। सो द आंसर इज क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी। यानी सिंपली आप, ये एक एसर्टिव सेंटेंस का सिंपल एग्जांपल था जिसमें गोइंग का पैसिव नहीं बनता। तो जब गोइंग का पैसिव नहीं बनेगा तो मेरे बच्चे आप गोइंग को नहीं छेड़ेंगे। गोइंग प्लस टू प्लस V1 चेंज इनटू गोइंग टू बी प्लस V3 आंसर बन जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल मेरे दोस्त मैं आपको दिखाता हूं। मेरे बेटे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ध्यान से मेरी बात समझना। एक एग्जांपल था, माय फादर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। दूसरा, शी इज नॉट, ये नेगेटिव है, शी इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस, शी इज गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस। मेरे बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी एनी मोर, एक ये सवाल है मेरे बच्चे। इन दोनों में देखो गोइंग वर्ड लिखा हो, या मेरे बच्चे मैंने यहां पर लिखा ही इज, ही वॉज भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। ही इज गोइंग टू, मेरे बच्चे मैंने यहां क्या लिख दिया, अटेंड द क्लास। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि भैया इनका ना आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। कैसे बनाओगे? इन सभी एग्जांपल्स में एक बड़ी कॉमन सी चीज है मेरे बेटे, क्या, गोइंग। यहां भी गोइंग है, यहां भी गोइंग है, और यहां भी गोइंग है। यस और नो? तो गोइंग को गोइंग ही रहने देना, उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो पीछे से वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, टॉलरेट के बाद दिस नॉनसेंस ऑब्जेक्ट हो गया, अटेंड के बाद द क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर पीछे से आगे क्या आएगा, ए पार्टी, ये बनेगा ना बेटा, इसका इज, गोइंग को नहीं छेड़ेंगे, ए पार्टी इज गोइंग, बस आपको टू बी और थर्ड फॉर्म। ए पार्टी इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कौन कर रहा था, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, बाय माय फादर। उसको उठा के इधर ले आएंगे, बाय माय फादर। बट ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, बार बार बोल रहा हूं, फॉलो करना है ऑब्जेक्टिव मेथड को। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो असिस्टेंट कमांडेंट देना चाहते हैं, जहां पर ऑप्शंस नहीं होते, खुद बनाना होता है। शी इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनीमोर, रटना नहीं है मेरे बच्चे। अब बेटा उसके बाद एनीमोर को पीछे छोड़ दो, वही लिखना, दिस नॉनसेंस, ये वाला आंसर है बेटा, इज, यहां पर क्या आएगा, गोइंग टू बी, गोइंग टू बी लगा दिया, गोइंग टू को। टॉलरेट की थर्ड फॉर्म मेरे बच्चे यहां पर सिंपली क्या आ जाएगी, टॉलरेटेड, दिस नॉनसेंस इज गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय, कौन, हर। शी का क्या बना देंगे, हर। और एनी मोर एक एक्स्ट्रा वर्ड था, उसको मेरे बेटे एंड में ही छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन, ही इज गोइंग टू अटेंड द क्लास, पीछे से मेरे बेटे क्या आ जाएगा, द क्लास। यस और नो? इसका इजी रहेगा, गोइंग का गोइंग रहेगा, गोइंग टू बी, और अटेंड की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे क्या आ जाएगी, अटेंडेड। ठीक है, द क्लास इज गोइंग टू बी अटेंडेड, मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, बाय। सॉरी, यहां पर बेटा मुझे नॉट लगाना चाहिए था, थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा मुझे। दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड, सॉरी बेटा, यहां पर हल्का सा मैं इसको शिफ्ट करूंगा, ये सॉरी, गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि यहां पे नोट लगना था, इसको हम इधर कर देते हैं और यहां पर मैं नोट जोड़ देता हूं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था, सॉरी। अगला सवाल, द क्लास इज गोइंग टू बी अटेंडेड बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम। सो फाइनली क्या होता है मेरे बच्चों, जब भी हम कोई भी एग्जांपल करते हैं, दो रास्ते आपके पास होंगे, और वो दोनों रास्ते क्या होंगे मैं आपको समझाता हूं। पहला रास्ता, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन है, आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं, और दूसरा रास्ता
मैंने आपको बोला मेरे बच्चे, ये 3 पॉइंट मेरे बेटे आप पढ़ लो। पहला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजएमआर में, डू डज इजएमआर में, इजएमआर आईएनजी इजएमआर बीइंग। दूसरा, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में, डिड वाज वर्ब में आईएनजी वाज वर्ब बीइंग और हैड बीन में। तीसरा, वे शैल मे माइट कैन गुड वुड शुड मस्ट ऑट टू, कुछ भी दे रखा हो, हैज टू हैव टू, सीधा बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर आप इन दोनों में से जो भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, आपके आंसर्स आपके हाथ में होंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अभी मैं धीरे धीरे आपको सारे एग्जांपल्स मेरे बच्चे निकालना सिखा दूंगा और आंसर आराम से हो जाएगा। ये सवाल मेरे बच्चे पेपर में आया, इतना बड़ा सवाल शायद बनाते वक्त आपको डर लगे, लेकिन आसान तरीका बताता हूं। कुछ नहीं करना, आपने सीधा इसकी वर्ब पे अटैक करना है, हेल्पिंग वर्ब पे। स्विच द वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड। अब ये बताओ कमेंट में, सेकंड फॉर्म मेरे बेटे किस में चेंज होगी? वाज वर्ब में। ये मैंने बता दिया आपको। अब ये देखो कि वाज वर्ब के ऑप्शन कौन कौन से नहीं है, जो है छोड़ दो। सर वाज वर्ब का ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सर बीइंग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सर आईएनजी नहीं था ना। आईएनजी हम बीइंग तब लगाते हैं जब किसी एग्जाम्पल में क्या होता है, बीइंग होता है, आईएनजी, ठीक है। अब बचे दो। अब मेरे बच्चे दोनों सवाल द लाइट्स और सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ओनली है, क्या क्वेश्चन में ओनली था? अब मेरी बात समझना, यहां पर ओनली है कि क्वेश्चन में ओनली था, क्यों एक्स्ट्रा वर्ड मेरे बेटे अपने आप ऐड कर रहे हो? तो जब नहीं था तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर क्या आ गया? दिस वन। और आंसर मेरे बच्चे इजीली आपका निकल गया, कोई इशू तो नहीं। ऐसे और भी एग्जांपल दिखाता हूं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अभी मैं सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ये वाला सवाल था, ये सवाल पढ़ने में टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक मॉडल्स दे रखा है, और वो मॉडल्स मेरे बेटे यहां पर सिंपली क्या लिखा हुआ है? ऑट टू। बस आपने क्या लगाना है? ऑट टू के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की मेरे बच्चे क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। दैट्स इनफ। ऑट टू बी ढूंढ लो, तो ऑट टू बी ढूंढोगे, इसमें ऑट टू बी नहीं था, इसमें ऑट टू बी नहीं था, इसमें भी ऑट टू बी नहीं था, तो मेरे बच्चे ऑट टू बी एक ही ऑप्शन में तो था। आंसर क्या आ गया? डी आ गया, ठीक है। और दिखाता हूं मेरे बच्चे, अभी हु वाले भी समझाऊं। अरे यार, एग्जांपल नंबर 23, आप कितनी देर में इस सवाल को निकाल सकते हो? मैंने जो तरीका बताया सिर्फ ध्यान रखना। द प्रिंसिपल विल अनाउंस, मेरे बेटे क्या लिखा है? विल। चलो अब ये बताओ, पैसिव में आप विल का क्या बनाओगे? जल्दी बोलो। विल बी। पैसिव का क्या बनाओगे? विल बी। सही ढूंढोगे, सारे सही लगेंगे, गलत ढूंढोगे पता चल जाएगा। विल का विल बी। सर वर आएगा, सर नहीं आएगा, सर आर आएगा, सर नहीं आएगा, सर विल भी नहीं था, ये गया, आंसर क्या आ गया? दिस वन। आंसर क्या आ गया? डी। तो सवाल मेरे बच्चे ये आता है कि आपने कितना सीखा। मैंने आपको जो आज पढ़ाया वो आपके दिमाग में आया? सर आया। क्यों? क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, और ये रूल हर मेथड हर एग्जांपल में लगेगा। बस जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे समझते रहना। एसर्टिव सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, सिंपल एग्जांपल, कुछ नहीं करना। आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे फोकस करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजएमआर में, डू डज इजएमआर में, इजएमआर आईएनजी इजएमआर बीइंग, हैज हैव बीन में, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में, डिड वाज वर्ब में, वाज वर्ब आईएनजी वाज वर्ब बीइंग, हैड बीन में, विल शैल मे माइट कैन गुड वुड शुड मस्ट ऑट टू, हैज टू हैव टू हैड टू, कुछ भी दे रखा हो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आंसर आपके सामने होगा। शुरू करते हैं लेवल 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। मजा आएगा, जाहिर सी बात है, वो ट्रिक जो मैंने बताई थी वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। अब सवाल मेरे बच्चे यहां पर आता है बड़ा प्यारा, इसको बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 बहुत सिंपल वे में था, कोई दिक्कत नहीं। टाइप 2 मेरे बच्चे एग्जैक्टली क्या कहता है? इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब सर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? पहले मेरी बात समझना। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें जनरली हम क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज करते हैं। इसके भी 2 एग्जांपल्स आते हैं और दोनों अलग अलग तरह से इस्तेमाल होगा। कैसे, मैं समझाता हूं मुझे। पहला, आप इसके एक्टिव सेंटेंस को समझना। इसका जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जनरली सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क बनेगा, तो ये मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। मेरी बात समझ रहे हो? हेल्पिंग वर्ब से मैंने कोई सेंटेंस शुरू किया, ठीक है, और वो क्वेश्चन मार्क से शुरू हुआ। जनरली ये हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है और WH फैमिली से भी शुरू हो सकता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड करेगा, बट इसकी भी ट्रिक हमारे पास है, WH फैमिली होगा, ठीक है। फिर यहां पर मेरे बच्चे आपको एक सब्जेक्ट दिया गया होगा, यहां उसके बाद मेरे बेटे आपको एक वर्ब दी गई होगी, और उसके बाद मेरे बच्चे आपको क्या दिया गया होगा? ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, ठीक है। एक WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी हो सकता है, जैसे, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यह दिखाता हूं। मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जांपल लिखा, हैव यू
ब्रोकन, ध्यान से मेरी बात समझना, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। अब दोस्त मैंने ये क्वेश्चन बनाया, क्या ये ग्लास तुमने तोड़ा? सेंटेंस की हिंदी है, क्या ये ग्लास तुमने तोड़ा? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अब सवाल का आंसर बनाना था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जब पैसिव बनाना है ना, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। WH फैमिली की जगह WH फैमिली लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। फिर यहां पर मेरे बेटे जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पीछे से सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, आपको लिखना है, आप लिखो। फिर मेरे बच्चे वही अपना बी बीइंग बीइंग जो लगाना चाहो लगा सकते हो, डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, बी विल शैल मे माइट के साथ, बीइंग जब आईएनजी होगा, और बीन मेरे बेटे हैज हैव हैड के साथ, ठीक है। प्लस आपने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपने क्या लगाना है, बाय, और प्लस मेरे बेटे आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। लेकिन एंड में फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। आप कहोगे सर समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अरे वहीं आ रहे हैं, रुक जाओ, सब्र करो मेरे दोस्तों। सबसे पहले इस हैव को हैव की जगह रख दें, लेकिन नहीं, ये हैव किसके अकॉर्डिंग आ रहा है सर, यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन पीछे से तो द ग्लास आएगा ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा द ग्लास, मैंने ये लिख दिया। अब इस द ग्लास के हिसाब से मेरे बच्चे मैं यहां पर लिखूंगा हैज। अब समझ आए हैज क्यों आया भाई? क्योंकि ये हैज आ रहा है मेरे बच्चे इस ग्लास की वजह से, और वो हैव आ रहा है यू की वजह से, तो हैज द ग्लास मेरे बेटे। अब जाहिर सी बात है हैज लिख दिया, मेरी बात समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अब हैज के साथ इन दोनों में से क्या उठाऊं, ठीक है, ये आ गया हैज का गहना, तो यहां आ गया हैज द ग्लास बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे मैंने क्या लगा दी, ब्रोकन, यस और नो। किसने तोड़ा सर, बाय यू, तुमने तोड़ा, आ गया मेरे बेटे आंसर, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। अब यहां पर आप मेरे बच्चे कुछ भी लगा लो, अब वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास लगा लो तो आंसर भी यही बनेगा। आप मेरे बेटे वेयर हैव यू ब्रोकन द ग्लास लगा लो तो आंसर में भी यही आ जाएगा, यस और नो। आप अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखना, हु को एज इट इज सेम नहीं रखेंगे, वो प्लान बी है, अभी बताऊंगा। हु को सेम नहीं रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, मेरे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, आर दे रिसीविंग, आप मेरे पॉइंट को समझना, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, ठीक है, गेस्ट सिंगुलर है मेरे बेटे, तो उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो आपको डिसाइड करना है। आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, और मेरे बच्चे आपको आंसर बनाना है, तो वर्ब के बाद क्या लिखा है, द चीफ गेस्ट, तो आप सब्जेक्ट की जगह उसकी जगह पे लिखना है, तो यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, द चीफ गेस्ट आ गया मेरे बेटे। बस आर की जगह आपको क्या लगाना था, इज लगाना था, क्योंकि आर आ रहा है दे के हिसाब से, इज आ रहा है चीफ गेस्ट के हिसाब से। अब इसकी आईएनजी हटाने के लिए आप मेरे बेटे क्या लगाएंगे, बीइंग, क्योंकि रिसीविंग है, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, इज द चीफ गेस्ट बीइंग, और रिसीव की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगी, रिसीव्ड, कौन कर रहा है, बाय, देखा मेरे बेटे क्या बना दोगे, देम। आप कहोगे सर वही वाला मेथड लाओ, मजा नहीं आ रहा, वो जो ऑब्जेक्टिव वाला था ना, ट्रिक जो निकल रही थी, उसी मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं मेरे बच्चे। सपोज करो मैं आपको उसी मेथड पे वापस लेके चलता हूं, और आपको डर लग रहा होगा कि सर मेरे से वो बनेगा या नहीं बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, हम उसी मेथड को दोबारा फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके पेपर में आ गया, वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स, कहता है आंसर बताओ। अरे मेरे भाई एंड में क्वेश्चन मार्क है, घबराने की जरूरत नहीं, सीधा उसके हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करो। डू और डज किस में चेंज होता है मेरे प्यारे बेटे, इज एम आर में, बोलो हाँ या ना, ठीक है। डू या डज मेरे बेटे किस में चेंज होता है, इज एम आर में, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके चलता है, थर्ड फॉर्म लेके चलता है। बस आपको इज एम आर ढूंढना है। सर वर आएगा, सर बिल्कुल भी नहीं आएगा, सर हैव आएगा, सर बिल्कुल भी नहीं आएगा, सर आर यहां भी है, आर यहां भी है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बीइंग है और यहां पर थर्ड फॉर्म है, तो क्या मेरे बच्चे बीइंग आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर बीइंग तब आता है जब आईएनजी लगा होगा, और क्वेश्चन में आईएनजी नहीं था, आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आगे ना वही मेथड सीधा, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल मेरे बच्चे में आपको दिखाता हूं जो इसी तरह से निकलेंगे, लेकिन हाँ आप मेथड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे, आपका सारे आंसर्स मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, कोई भी मेथड मेरे बच्चे आप लगाओगे, सारे आंसर्स, बड़े से बड़ा सवाल मेरे बच्चे आप इजीली निकाल सकते हो। लेट मी शो यू वन थिंग, अगर मुझे कोई एग्जांपल मिलता है तो, वैसे तो जनरली सारे सिंपल वाले ही क्वेश्चंस आते हैं,
बट अगर कोई मिलता है तो मैं आपको वो क्वेश्चन मैं दिखाता हूं मेरे बच्चे, दिस वन। ये क्वेश्चन एक इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल का हिस्सा है और इस इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल को करने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया होगा मेरे बेटे, एंड में क्वेश्चन मार्क है, यानी व्हाई हैड यू नॉट डिपोजिटेड द स्कूल फी। ये मेरे बच्चे फीस है एक्चुअली, ठीक है, जो ये लिखा है ना ये फीस है। अब इस क्वेश्चन को बेटा आंसर के तौर पे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, लेट्स से आई शो यू समथिंग। बाबू घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या लिखा है, हेड। आपने क्या करना है, ऑप्शन में बस एक चीज ढूंढनी है और वो एक चीज मेरे बेटे क्या होगी, हेडबीन होगी। बस आपको यही तो ढूंढना था, हेडबीन, आंसर मिल जाएगा। अब जैसे ही मेरे बच्चे हेडबीन ढूंढना है, सी यहां पे हेड नहीं था और यहां पे हेड नहीं था, दो ऑप्शन तो वो से चले गए। अपनी जगह चेंज नहीं करनी, अगर आपने अपनी जगह चेंज कर दी तो वहीं फंस जाओगे। अब सी और ए में यह देखना कि किसमें बीन है या किसमें बीन नहीं है, कुछ तो फर्क होगा। तो व्हाई हैड द स्कूल फीस नॉट बीन, अब इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है, इसमें नॉट है, क्वेश्चन में नॉट है, मैच कर गया। लेकिन मेरे बेटे यहां पर नॉट नहीं था, यस और नो, ये भी गया। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, ए आ गया। तो मेथड चाहे इंटेरोगेटिव का हो, इंपेरेटिव का हो या असर्टिव का हो, सिंपल हो या टफ हो, बड़ा हो या छोटा हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पैदा है, क्योंकि यहां पर सीधी बात नो बकवास, मैं इंद्रजीत शर्मा बेहतरीन लेवल पे करवा रहा हूं। इंटेरोगेटिव कंडीशन बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई, लेकिन अभी इंटेरोगेटिव कंडीशन में एक बात मेरे प्यारे बच्चों भी और बची है जो मैंने नहीं बताई। मैंने आप लोगों को इंटेरोगेटिव में बताया मेरे बच्चे, जब भी कोई एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पहले सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसा मॉड्यूल ऑलरेडी लिखा है एक्टिव में पैसिव में भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगली प्रॉपर्टी दोस्त यहां पर जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं समझता हूं बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि कई बार हमें ये पता नहीं होता कि सर हु किस में चेंज होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो एक्टिव सेंटेंस में एक हु क्वेश्चन लिखा होता है मेरे बच्चे, क्या लिखा होता है, हु लिखा होता है। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि पैसिव में ये हु हमेशा मेरे प्यारे बच्चे बाय हुम में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, एक बात और समझाता हूं कि हु अपने साथ जिंदगी में कभी किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करता ही नहीं। अगर लाइफ में कभी ऐसा लगे तो जिंदगी में ध्यान रखना बेटा कि हु अपने साथ कभी लाइफ में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अब ये चीज तो मेरे बेटे आपको पता चल गई ना कि सर हु हमेशा पैसिव में किसमें चेंज होगा, बाय हुम में। अब मैं इसके एग्जाम्पल करने का तरीका आपको समझाता हूं। जैसे मेरे बच्चे एक सिंपल क्वेश्चन उसने एक्टिव में दिया कि भाई आपको एक आंसर बनाना था और क्वेश्चन बच्चे यहां पर था, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, रटना बिल्कुल भी मत। उसने लिखा मेरे बच्चे हु अरेंज्ड द चेयर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। नाउ वी हैव द सिंपल एग्जांपल हु अरेंज्ड द चेयर्स। अब आपको पैसिव बनाना है तो दोस्त मैंने इसका एक तरीका बताया था कि जब भी आप इसका पैसिव बनाओ तो इसके पैसिव बनाने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि इस हु को सबसे पहले आप किस में चेंज करोगे, बाय हु में। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस हु को सबसे पहले किस में चेंज करोगे, बाय हुम में। ऑप्शन में ये दिखेंगे, आंसर निकल जाएगा। दूसरी बात, इस बाय हुम के तुरंत बाद आपने क्या लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, अरेंज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो ये सेकेंड फॉर्म मेरे बेटे किस में चेंज होगी, वाज और वर में। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था। कैसे पता चला, यहां पे जो मैंने हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे आपको लिखवाए थे, These are the most important helping verbs जो मैंने बताया था। फर्स्ट फॉर्म मेरे बच्चे इज एम आर में, डू डज इज एम आर में, इज एम आर आई एन जी इज एम आर बीइंग में, हैज हैव बीन में चेंज होगा। इसके अलावा मैंने बताया था सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे वाज वर में चेंज होगा, डिड वाज वर में चेंज होगा, वाज वर में आई एन जी वाज वर बीइंग में चेंज होगा, हैड बीन में चेंज होगा। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, आपको समझना होगा, बाकी ट्रिक्स भी करवा रहा हूं। जितने भी मॉडल्स हैं, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, सिंपली मेरे बच्चे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। यही तो चीज बताई थी। अब वही चीज मेरे बेटे यहां पर लागू करनी है कि हु को बाय हु में चेंज कर दिया। अब यहां पर सेकंड फॉर्म को मैंने चेंज किया वाज वर में, लेकिन मेरे बेटे यहां पर वाज आएगा या वर आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा ये बताता हूं। ये डिसाइड होगा इस ऑब्जेक्ट से जो वर्ब के बाद है। तो यहां पर मेरे बच्चे मैंने लिख दिया द चेयर्स, यानी यहां पर सिंपली क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो द चेयर्स के साथ मेरे बेटे हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो क्योंकि प्लूरल है ना, तो यहां पर मेरे बच्चे यहां सिंपली आंसर क्या आएगा, बाय हुम वर द चेयर्स। यहां पर अगर चेयर वर्ड लिखा होता तो वाज आता, ठीक है, चेयर्स।
अब अरेंज की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे आप यहां पर लगा दो, यहां पर क्या आ गया अरेंज्ड, यहां पर मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म और आंसर क्या आ गया दिस वन, बाय हुम वर द चेयर्स अरेंज्ड। सिंपल है। अब आप कहोगे सर यहां पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई तो मेरे बच्चे अगर ये क्वेश्चन सपोज करो ये एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, अगर ये क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता और मैं यहां पर लिखता मेरे बच्चे हु अरेंज द चेयर्स, भाई चेयर कौन अरेंज करता है, ये सवाल ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपने नोट करी क्या, सबसे पहले आप इस हु को आप चेंज करेंगे किसमें मेरे बेटे, बाय हुम में, यस और नो। अब अरेंज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगी सर, इज में जाएगी, एम में जाएगी और आर में जाएगी। तो यहां पीछे से आगे क्या आएगा, द चेयर्स। अब ये बताओ कि इन द चेयर्स के हिसाब से इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, सर सिंपल है, मेरे बच्चे में क्या लगाऊंगा, आर, क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। सो बाय हुम आर द चेयर्स, और मेरे बच्चे थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी होगी, तो यहां पर मेरे बेटे क्या आ जाएगा, अरेंज, एंड दैट्स माय पॉइंट, आंसर ये आ गया। तो सबसे पहले हु को बाय हुम में चेंज करना है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको समझना होगा, क्योंकि ये चेंज होना मैंडेटरी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चे आपको यहां पे दिखाता हूं जो हु को बाय हुम में चेंज करता है। समटाइम्स ये पैसिव भी पूछेगा और एक्टिव भी पूछेगा, अगर कोई ऐसा सवाल मेरे बच्चे में मिलता है आई विल शो यू। सी द एग्जांपल इज व्हाट, हु रोट इट। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आपको एलिमिनेशन फॉर्मेट पे काम करना है। एलिमिनेशन फॉर्मेट क्या होगा, गलत ढूंढेंगे सही अपने आप मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इस हु के लिए सबसे पहले मेरे बेटे में क्या चेक करूंगा, सर बाय हुम चेक करूंगा, यस और नो। सर बाय हुम इसमें नहीं है, सर बाय हुम इसमें नहीं है, सर बाय हुम इसमें नहीं है। तो जब 4 में से 3 ऑप्शंस आपके चले गए तो जो बचा वो जनरली आपका राइट आंसर होगा। और यही चीज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा रहा था कि आप किसी भी चीज को करोगे उसके पीछे का लॉजिक समझो। तो यहां पर 4 में से जब 3 ऑप्शन चले गए तो जो एक बचा वो मेरा राइट आंसर था। अब समझ आया। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, आपके पास 2 तरीके हैं, एक डिस्क्रिप्टिव जिसमें एक क्वेश्चन है आप उसको पढ़ रहे हो फिर उसका आंसर लिखोगे, नहीं करना है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस होंगे, एलिमिनेशन फॉर्मेट लगाओ, जो जो गलत होते चले जाएंगे वो अपने आप सही आंसर निकाल देगा। जैसे अब हम मेरे बच्चे कोई और एग्जांपल अगर हमें मिलता है डैम श्योर मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि हु वाले एग्जांपल्स में हम एग्जांपल्स को कैसे अच्छी तरह से मेरे बच्चे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, आप उसको करना, ऐसा नहीं है। ऐसे देखो WH फैमिली में तो मेरे बच्चे ये वाला एग्जांपल भी आ जाएगा जहां पर हु नहीं दिया होगा, हु की जगह व्हाट, व्हेन, वेयर कुछ भी दे दे, उन्होंने दी कोई फर्क ही नहीं पैदा है। ठीक है, आई शो यू समथिंग। ठीक है, चलो इसमें हु वाले एग्जांपल्स नहीं है, मैं आप लोगों को जनरली कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखाता हूं जिनको आप इजीली मेरे बच्चे खुद सॉल्व करके देखना, और हाँ आप ट्राई करना कि आपसे वो एग्जांपल्स होने चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स मेरे बच्चे आपको देता हूं। सी देखिए मेरे बेटे, मैंने एग्जांपल मेरे बच्चे यहां लिखे, पहला एग्जांपल मैंने यहां लिखा, और मैंने बच्चे यहां पर क्या लिखा, हु, ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने लिखा हु ब्रोक द बॉक्स, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाना है और इसके आंसर सारे सामने आएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल मेरे बच्चे मैंने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से क्वेश्चन समझना, ये भी सेकंड फॉर्म मैंने इस्तेमाल कर ली और यहां पर सिंपली मेरे बेटे क्या आ गया, हु टोल्ड यू। तीसरा मेरे बच्चे मैंने यहां पर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और मेरे बच्चे मैंने लिखा हु रिपेयर्स द कार। मैंने ये एग्जांपल यहां पर डिफाइन कर दिया। मेरे बच्चे मैंने यहां पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब आएगी, पैसिव में लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी, हु रिपेयर्स द कार। यहां पर मेरे बच्चे मैंने कुछ और लिखा, या हु वॉशेज, इस तरह से कर लेते हैं, या हु वॉशेज, कोई भी एक वर्ड मेरे बच्चे, हु सेव्स मनी, पैसे कौन बचाता है, हु सेव्स मनी। मेरे बच्चे मैंने यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, फिर मैंने इज एम आर के साथ इसकी हेल्प करी, हु विल ऐसे लिख दिया, हु विल ज्वाइन द आर्मी। अब विल के साथ बी जरूर लगाना है, ध्यान रखना, हु विल ज्वाइन द आर्मी। फिर हमने एक इज एम आर के साथ बनाया, हु इज, यहां पर एक शब्द मेरे बेटे आ जाएगा, हु इज अटेंडिंग द क्लास, ये वाला वर्ड यहां पर आ गया। और एक सवाल मेरे बच्चे, हु हैज स्टोलन माई वॉच। अब इन सभी क्वेश्चन में आप एक बड़ी कॉमन सी चीज देखेंगे, क्या कि सर सभी क्वेश्चन में कॉमन सी चीज है सर हु।
अब आपको ये हु को चेंज करना है। तो जब इस हु को चेंज करने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। इस हु को सबसे पहले मेरे बेटे आप किस में कन्वर्ट करोगे? बाय हुम में। अब यहां पर आपको नोट करना है क्या कि सर ये ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये टोल्ड सेकंड फॉर्म है। तो मेरे बच्चे सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? was और वर में चेंज होगी। यस और नो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी? सर चेंज होगी इज एम आर में चेंज होगी। दिस इज द मेन क्वेश्चन जो समझना है। अब बाय हुम द बॉक्स, तो द बॉक्स सेकंड फॉर्म ब्रोक है तो यहां क्या आएगा? was, फिर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? द बॉक्स, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगी? ब्रोकन, एंड द राइट आंसर इज व्हाट? दिस वन। By whom was the box broken? This is the right answer. मैंने was क्यों लगाया? क्योंकि box सिंगुलर था। मैंने was क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर broke सेकेंड फॉर्म थी। अब who told you? अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं इस who को आगे लेकर आऊंगा, ये बन जाएगा by whom। अब you मेरा क्या था? ऑब्जेक्ट था, मैंने उठा के लगा दिया, और you के साथ क्या लगा दिया? by whom were you, और यहां पर told की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? told। दैट्स माय आंसर। by whom were you told, आंसर आ गया। अगला सवाल, हु रिपेयर्स द कार। अगर आप नोट करेंगे मेरे बच्चे तो हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, द कार है तो इज लगाऊंगा। इज क्यों लगाऊंगा? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये याद नहीं करनी बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करोगे सिंपली हो जाएगा। बाय हुम इज द कार, और रिपेयर की मेरे बच्चे यहां पर सिंपली फॉर्म क्या आ गई? रिपेयर्ड आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु सेव्स मनी। अगर सेव्स द मनी कर लो या सेव्स मनी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बेटे, अभी उसे हम आर्टिकल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, बाय हुम मनी सिंगुलर हो गया, इज मनी मेरे बच्चे यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा? सेव्ड आ जाएगा। यह आ गया। अब यहां पर क्या था? दो में सेकंड फॉर्म थी, दो में फर्स्ट फॉर्म थी। विल है, विल के साथ बी लगाना है, इज के साथ आईएनजी, इज एमआर बीइंग लगाना है। आईएनजी रिमूव करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल आपको करना होगा। अब सवाल है पहले, हु विल जॉइन द आर्मी। सबसे पहले हम इसको मेरे बेटे यहां बनाएंगे बाय हुम। विल का विल ही रहेगा, पीछे से आ जाएगा द आर्मी। बाय हुम विल द आर्मी, और इस विल के साथ मेरे प्यारे बच्चे आपने किसका सहारा लेना है? बी का सहारा लेना है, क्योंकि विल के साथ बी लगना मैंडेटरी है पैसिव में, बी। और मेरे बच्चे यहां पर थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? जॉइंट। ये मेरा राइट आंसर आ गया। तो अगला सवाल, अब इसमें मेरे बच्चे क्या लिखा है? इज प्लस आईएनजी। तो इस आईएनजी को हटाने के लिए आप मेरे बच्चे बीइंग का इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बाय हुम। ठीक है, आगे क्लास था तो यहां क्या लिखूंगा? इज द क्लास। अब इस आईएनजी को हटा, क्योंकि ये बी बीइंग बीन मेरे बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगना चाहिए। बी बीइंग बीन हमेशा थर्ड फॉर्म। बाय हुम इज द क्लास बीइंग। अब मेरे बच्चे अटेंड की थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल कर देंगे, और यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा? अटेंडेड। बाय हुम इज द क्लास बीइंग अटेंडेड। क्यों लगाया? सर इज लगाया क्योंकि इज एमआर में चेंज होगा। बीइंग इसलिए लगाया क्योंकि इस अटेंडिंग में आईएनजी थी। अब इस सवाल में देखो, हैज था तो हैज अपने साथ बीन यूज करेगा। तो राइट आंसर बाय हुम, पीछे से मेरे बच्चे देखो हैज का हैज ही रहेगा क्योंकि माय वॉच था। बाय हुम हैज माय वॉच, किसके द्वारा मेरी घड़ी चुराई गई। और इस हैज के साथ मेरे बेटे आप क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। यस और नो? और यहां पर मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको हु और हुम में डिफरेंस देखना है। कोई भी एग्जांपल हो, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, सीधा उल्टा बनाओ। बाय हुम को उल्टा हु में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग चीज नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है बच्चे, ये क्वेश्चन पैसिव है, कैसे पता लगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में बाय हुम है। देखने में डर लग रहा होगा, लेकिन अगर लॉजिकली और थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो आंसर कैसे निकलेगा? आई शो यू। मेरे बेटे ये पैसिव है, क्यों? क्योंकि इसमें बीइंग है। इस बीइंग को वापस मेरे बच्चे आईएनजी बना के इसमें जोड़ दो, और इस बाय हुम को उल्टा मेरे बेटे किस में कन्वर्ट कर दो? हु में कन्वर्ट कर दो। इन दो बातों का ध्यान रखना, आप लॉजिकली आंसर निकाल सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब सवाल मेरे भाई कैसे कहता है कि बाय हुम को हुम में चेंज करना है? पहली बात, बाबू ये क्या लिखा है? इज। हैज आएगा? सर नहीं आएगा। वॉज आएगा? सर नहीं आएगा। हैज आएगा? सर नहीं आएगा। सर आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरे कहने पे थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लिया। और मैंने क्या कहा? बाय हुम को हु में चेंज करना है। सर सब में हूं था, लेकिन इज सब में नहीं था,
तीन में से इस गया, एक जो बचा वो मेरा राइट आंसर होगा। नो डाउट आंसर्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरी क्लास में कंफ्यूज नहीं होना। क्लास अच्छी लगी? अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे बच्चे, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश स्पेशल बैच। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट्स मैं कराता हूं जिसमें सीधी बात, नो बकवास वाला कंसेप्ट होता है, फालतू के कोई रूल्स नहीं, एग्जाम्पल धड़ाधड़ निकलते हैं, क्योंकि मैं फोकस करता हूं प्रैक्टिस पे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ना कि थ्योरी मेक्स यू परफेक्ट। तो इस बैच में मैं लेकर आ रहा हूं थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, और मेरे बच्चों एक मॉक टेस्ट जो हर फ्राइडे को होगा। कोर्स की फीस बहुत नॉमिनल है, 399, 2 साल की वैलिडिटी है। करियर विल ऐप पर यह मिलेगा। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगे सो प्लीज ज्वाइन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल। ऐसे हर बैच हर महीने की 1 तारीख को आएगा, तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे इस बैच में। शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला कंसेप्ट। इंटेरोगेटिव कंडीशन के बाद आप स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे इंपैरेटिव एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में धुआंधार एग्जांपल्स आए थे, लेकिन पहचानोगे कैसे? आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं मेरे दोस्तों। इसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टाइप 3। अब टाइप 3 मेरे बच्चे एग्जैक्टली होता क्या है, आप इसको मैं समझाता हूं। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे इंपैरेटिव सेंटेंस। आप क्वेश्चन समझना मेरे बच्चे, इसको सिंपली मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इंपैरेटिव सेंटेंस होते क्या क्या है पहले आप समझना। इंपैरेटिव सेंटेंस मेरे बच्चे उसे बोलते हैं जिस क्वेश्चन में सब्जेक्ट का यूज खत्म हो जाता है, जैसे हेल्प द पुअर, डोनेट द ब्लड, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, गेट आउट, ठीक है, या शट योर माउथ। इनमें सब्जेक्ट नहीं होगा। अब जब इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो ये 3 तरह के होंगे। पहला मेरे बच्चे, इसको पहले बेसिक कंसेप्ट में हम लोग बोलते हैं विद ऑब्जेक्ट। अब इसका विद ऑब्जेक्ट क्या होगा आप समझना। इसमें जनरली एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एक ऑब्जेक्ट गिवन होगा। जैसे मेरे बच्चे इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको एग्जाम्पल दिया शट द डोर, इस तरह के एग्जाम्पल्स गिवन होंगे, ठीक है, इस तरह से, या लीव द रूम, इस तरह के। देखो एक वर्ब होगी और एक मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट होगा। यानी अगर किसी एग्जाम्पल की शुरुआत डायरेक्टली वर्ब से होती है तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ यू कंसीडर किया जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। वो भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा मेरे बच्चे यहां पर आता है विदाउट ऑब्जेक्ट। ये विद ऑब्जेक्ट था, ये विदाउट ऑब्जेक्ट। ज्यादातर पेपर में ये वाला सवाल पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ना कोई सब्जेक्ट होगा ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब जनरली मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को देखो आप, शट अप, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना मेरे बच्चे कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरे बेटे यहां पर हमने क्या लिख दिया, गेट आउट, कोई सब्जेक्ट नहीं और कोई मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर जो यूज की जाती है मेरे बच्चे वो होती है मोरल सजेशन। क्या होती है मेरे बेटे? मोरल सजेशन, जहां पर नैतिकता के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है? नैतिकता के बारे में। चलो एक एग्जांपल है हिंदी में, वो बताओ कौन सा सही होगा। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, करते हैं, करेंगे या करनी चाहिए? इनमें से मेरे बच्चे कौन से वाला ज्यादा सही है? हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, करते हैं, करेंगे या करनी चाहिए? सर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोरालिटी की बात आ रही है। तो चाहिए जो होता है वो शुड लगाते हैं, शुड, मस्ट, ऑट टू, मोरालिटी में और ड्यूटीज में। तो यहां पर अक्सर आपको यही वाला पैटर्न मिलेगा जो हम अभी पढ़ रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर कि पहला और तीसरा लगभग सेम है। नहीं, सेंटेंस में फर्क है। वो मोरालिटी है, जनरल एग्जांपल्स है। इसमें जो एग्जांपल्स मेरे बच्चे इस तरह से बनाए जाएंगे और जो क्वेश्चन आएगा मेरे बेटे वो इस तरह का आएगा। हेल्प द पुअर आ गया, या मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, डोनेट द ब्लड आ जाएगा। यस और नो, इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे। तो हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। दिस वन इज ए, हम इसको उठाएंगे, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। इसके एग्जांपल्स पेपर में सबसे ज्यादा आएंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए मेरे प्यारे भाई, हमने ए पॉइंट उठाया और ए मेरे बच्चे यहां पर इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है विद ऑब्जेक्ट। अब विद ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक एक्टिव सेंटेंस होगा। अभी वेट करना बेटा, आपको समझ आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में मेरे बच्चे क्या गिवन होगा, ऑब्जेक्ट गिवन होगा। सर कैसे एग्जांपल्स होंगे? तो लेट्स सी, आई शो यू मेरे बच्चे। मैं एग्जांपल मेरे बेटे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा पोस्ट द लेटर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ना सारे एग्जांपल्स मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। मैंने क्या लिखा, पोस्ट द लेटर। मेरे बेटे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, कॉल द पुलिस।
आप इन एग्जांपल्स को देखना। मेरे बच्चे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, शट द डोर, या मेरे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल और ऐड कर दिया, रिपेयर द कार। मेरे बच्चे मैंने यहां लिख दिया वॉश द विंडो। ये क्वेश्चन है, आप इन एग्जांपल्स को देखना, ठीक है। पोस्ट द लेटर, कॉल द पुलिस, शट द डोर, रिपेयर द कार, वॉश द विंडो, कुछ भी लिख सकते हो आप। कोई जरूरत नहीं है कि कुछ नया एग्जांपल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एग्जांपल्स को मेरे बेटे लिखोगे। अब एग्जामिनर कहता है कि भैया आपको इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है मेरे बच्चे, पैसिव बनाना है, ठीक है। घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई नया पैटर्न नहीं पढ़ना। सिंपली आप सबसे पहले मेरे बेटे क्या लिखेंगे, लेट, जो है, फिर पीछे से आगे क्या उठा के लाएंगे, ऑब्जेक्ट। और लेट के एग्जांपल में बी लगाना मैंडेटरी है पैसिव में। अगर लेट के साथ बी दे रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे बच्चे इसका पैटर्न है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तो इस फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, दैट्स इनफ। अब देखिए मेरे बच्चे एक एग्जांपल है पोस्ट द लेटर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट, पीछे से ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, लेट द लेटर बी, और यहां पर थर्ड फॉर्म मेरे बेटे क्या आ जाएगी, पोस्टेड। दैट्स माय पॉइंट, आंसर आ गया। लेट द लेटर बी पोस्टेड। क्वेश्चन समझ आया बेटा। अब इसी में अगला पॉइंट कहता है कॉल द पुलिस। आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले मेरे बच्चे आप क्या लगाएंगे, लेट द, यहां पर क्या आ जाएगा, पुलिस, बी कॉल्ड। तो राइट आंसर मेरे बेटे क्या आ गया, लेट द पुलिस बी कॉल्ड। शट द डोर, मेरे बेटे क्या बनेगा, लेट द डोर, और शट की मेरे बच्चे तीनों फॉर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेट द डोर बी शट। दिस इज द मेन क्वेश्चन जो आप आराम से मेरे दोस्त कर सकते हो। रिपेयर द कार, आंसर क्या बनेगा बच्चे, लेट द कार बी, मेरे बच्चे यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, रिपेयर्ड। और मेरे बच्चे वॉश द विंडो, लेट द विंडो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे बच्चे, बी, और यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म वॉश्ड। यानी ये क्वेश्चन मेरे बच्चे जनरली आपके पेपर में कई जगह पूछे जाएंगे, लेकिन आप समझदार हो, आपको सिर्फ लेट वाले ऑप्शन देखने और आंसर मेरे बच्चे आपको मिल जाएगा। अगर हम कोई एग्जांपल मेरे बेटे ऐसे देखते हैं जिसमें ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा तो वो भी मेरे बच्चे मैं आपको समझाता हूं। यहां पर सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, सी। यू कैन सी द एग्जांपल मेरे बच्चे, ये एग्जांपल है और इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। ये इंपेरेटिव है, इसकी सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बता दी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और द डोर यहां पर इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गई मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मेरे बेटे आप किससे शुरू करेंगे, लेट से। एक ऑप्शन काट दो, सबसे पहले ये वाला काट दो और दूसरा मेरे बेटे ये वाला ऑप्शन काट दो। दो मैंने क्यों काटे, क्योंकि ये दोनों लेट से स्टार्ट नहीं है। अब मेरे बच्चे बचे कितने मेरे पास, दो। अब एक लेट या एक लेट, इस लेट के बाद मेरे बेटे क्या लिखा है, शेल। भाई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, आंसर। इस लेट के बाद मुझे क्या चाहिए था, बी। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। ये तरीका आपने अगर अपना लिया, एग्जाम में एक भी एग्जाम्पल आपका नहीं निकलेगा, जिसे हम एलिमिनेशन फॉर्मेट कहते हैं। और एलिमिनेशन फॉर्मेट में मजा ही अलग आ जाएगा एग्जाम्पल करने में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एंड तक देखना, क्योंकि मेरे भाई इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अगर आपने एंड तक देख लिया तो ये मान के देखना कि आज के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स मेरे बच्चे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मिल जाएंगे, बशर्ते ये कि आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। अब इसी में मेरे बच्चे एक पैटर्न में और ऐड कर देता हूं। वो एक पैटर्न में जो ऐड करने जा रहा हूं उसको भी एक बार मेरे बच्चे आप देख लीजिए। क्या कि सर जितने भी एग्जांपल्स मैंने करवाए थे ये सारे एग्जांपल्स पॉजिटिव थे, लेकिन अब इसी में अगर नेगेटिव पूछ ले एग्जामिनर तो कैसे करेगा। तो सर एग्जामिनर यहां पर नेगेटिव क्वेश्चन ऐसे देगा कि यहां पर मेरे बेटे लिखेगा डोंट पोस्ट द लेटर। मेरी बात ध्यान से समझना, डोंट पोस्ट द लेटर। तो जो ये क्वेश्चन है जो मैं यहां दिखा रहा हूं, ये सेंटेंस मेरे बेटे कैसा है, नेगेटिव है। ये सारे मेरे बच्चे कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन समझना है, आंसर मेरे बच्चे निकलेगा। तो हाँ, अब बात आती है भाई नेगेटिव कैसे बनेगा। तो नेगेटिव बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है, मैं बताता हूं मेरे बच्चे। जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम रूल ये रहने देना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, बस आपको क्या लगाना है, नॉट। ठीक है, अब मेरी बात समझना, क्या लगाना है, नॉट लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद।
देन आप मेरे बेटे क्या लगाएंगे, बी। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर इस्तेमाल की गई। अब सवाल समझना बच्चा, आंसर कैसे बनाना था। सबसे पहले आपने क्या लगाना था, लेट प्लस पीछे से ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, लेट द लेटर, ये आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। अब यहां पर क्या लगाना है, नॉट, बस बी मत लगाना, कारण क्योंकि सॉरी टू मत लगाना, लेट नॉट टू बी नहीं आएगा। लेट अपने साथ कभी भी मेरे बच्चे टू का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेट द लेटर नॉट बी पोस्टेड। तो ये मेरे बच्चे आपका राइट आंसर होगा। तो कभी भी मेरे बेटे आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए जहां पर लेट के एग्जाम्पल आपको दिखाई दे ऑप्शंस में, आप आराम से लगाओ, लेट हमेशा अपने साथ बी का इस्तेमाल करेगा। तो ये था मेरे बच्चे आपका पहला विद ऑब्जेक्ट, जहां पर सिंपली वर्ब से कोई एग्जाम्पल शुरू होगा और ऑब्जेक्ट पे खत्म होगा। आपने क्या करना है, सीधा लेट से बना देना है। लेट के ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे, चार में से दो चले गए, दो में गलती कहीं ना कहीं एक में मिल जाएगी और आप आंसर इजीली निकाल दोगे, जिसका उदाहरण मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था। अब शुरू करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। ये बहुत अच्छा है भाई। अब पैसिव आप लोगों ने बनाना सीख लिया कि भाई किस तरह से इंपैरेटिव एग्जाम्पल का पैसिव बनता है। अब इंपैरेटिव एग्जाम्पल में जो पॉइंट बी चलेगा, अब मैं उसकी बात करता हूं। जैसे कि हम पैसिव इन एडजेक्टिव कर रहे हो, कुछ भी करोगे, पॉइंट बी। अब इंपैरेटिव पॉइंट में आप ध्यान से समझना बच्चे, यहां पर आता है विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमने विद ऑब्जेक्ट किया था जिसमें हमने लेट वाली प्रॉपर्टी समझी थी। अब विदाउट ऑब्जेक्ट में क्या होगा बच्चे, कि इस क्वेश्चन के अंदर जनरली आपको एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन इन एग्जांपल्स को करना बड़ा आसान है। कैसे करोगे मैं समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। आप इसके एक्टिव सेंटेंस को देखो। जैसे मेरे बेटे मैंने एक सिंपली ये लिख दिया प्लीज, या अगर मैं कोई एग्जांपल मेरे बच्चे में करता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं लिख दिया मेरे बच्चे प्लीज गो अवे, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखना आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। बंदे ने एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया प्लीज गो अवे, और कहता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब मेरे भाई आंसर निकालोगे कैसे, तो आप जब भी मेरे प्यारे बच्चे इसका पैसिव बनाने की कोशिश करोगे तो इसका पैसिव बेटा बड़े आराम से बनेगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, समझना, ठीक है। सबसे पहले आप कंसीडर क्या करोगे, यू मानो, क्योंकि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो आप यू कंसीडर करोगे। तो इसके बाद सामने वाला बंदा बोल कैसे रहा है भाई, सामने वाला व्यक्ति कैसे बोल रहा है। आप सबसे पहले मेरे बेटे क्या लिखोगे, यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजम आर में चेंज होगा। अब इस यू आर के साथ मल्टीपल ऑप्शंस, आप मेरे बच्चे यहां पर लिखोगे रिक्वेस्टेड। कब लिखोगे मेरे भाई रिक्वेस्टेड, जब यहां पर प्लीज वर्ड दिया गया हो, ठीक है। जब किसी एग्जांपल में प्लीज वर्ड दिया गया है तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो। अब इसको आप मेरे बेटे चेंज कर सकते हो ऑर्डर्ड में, जब आपको लगे कि सामने वाला बंदा मेरे बच्चे क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। आप इसको मेरे बेटे चेंज कर सकते हो एडवाइज्ड में, जब आपको लगे कि सामने वाला बंदा मेरे दोस्त क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, यस और नो। आप इसको मेरे दोस्त चेंज कर सकते हो फॉरबिडन में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसको चेंज कर सकते हो फॉरबिडन में, कब, जब किसी एग्जाम्पल में डोंट आ जाए और आप इस फॉरबिडन की जगह मेरे प्यारे बच्चे आप यहां लिख सकते हो डोंट। अभी एनडीए 2026 के पेपर 1 में इसका एग्जाम्पल आया था और वहां पर टू नॉट लिखा था। मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना, ये टू नॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये टू नॉट नहीं होना चाहिए, ये मेरे बेटे क्या होना चाहिए, नॉट टू होना चाहिए। अगर किसी भी एग्जाम्पल में टू नॉट लिखा होगा तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा, इस बात को अपने दिमाग में रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, सिंपली यहां पर क्या लगाना है, टू, और आगे जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आंसर आप प्रॉपर चेंज कर देना, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे प्यारे भाई यहां पर देखते हैं। जैसे अभी आपने सिंपली क्या लिखा, प्लीज गो अवे, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बनाना है। अब जैसे ही मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, प्लीज वर्ड देखा, अब आंसर बना लो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे ही मेरे बेटे आपने आंसर बनाया तो इसका पैसिव क्या बनेगा, यू आर फिक्स्ड है, प्लीज जैसे ही रिमूव करोगे तो यहां पर मेरे प्यारे बेटे क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे। तो ये था मेरे बच्चे एक बहुत ही सिंपल तरीका पैसिव का, जो आप कोई भी एग्जाम्पल निकाल सकते हो, बड़े से बड़ा एग्जाम्पल, इजी से इजी और टफ से टफ एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल भी मेरे बच्चे दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, मैंने प्लीज लिख दिया, या मैंने लिखा मेरे बच्चे गो
एंड, ये लिखा ना बच्चे, गो एंड टेक सम वेजिटेबल्स, ये क्वेश्चन है बच्चे, गो एंड टेक सम वेजिटेबल्स फॉर डिनर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाए कि सर आपको ना एक क्वेश्चन बनाना है, इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को देखो मेरे प्यारे भाई, रटना नहीं है, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की ट्रिक मैं बता चुका हूं कि सिर्फ ऑप्शन से निकालना सीखना है, आंसर निकलेगा। अब यहां पर देखिए, गो मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गई, यानी इंपैरेटिव है। आपने मेरे बच्चे अब यहां पर क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। यस और नो, क्या बनाना है मेरे दोस्त, पैसिव बनाना है। अब पैसिव कैसे बनेगा, ये एक तरह से ऑर्डर है, गो एंड टेक सम वेजिटेबल्स, जाओ और कुछ सब्जी हमारे लिए डिनर के लिए लेकर आओ। इट इज एन ऑर्डर, और ऑर्डर की केस में क्या लगाओगे, ऑर्डर्ड लगाओगे, कमांड है। तो मेरे बेटे ये आंसर क्या बनेगा, यू आर, यहां पर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है, टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, आगे की लाइन बिल्कुल सेम, एंड टेक सम वेजिटेबल, बिल्कुल सेम, कुछ भी चीजें नहीं बदलेगी मेरे प्यारे बच्चे, यहां वेजिटेबल्स फॉर डिनर, आगे की लाइन बिल्कुल सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स मेरे दोस्तों आप अपने पेपर में जब देखोगे, जहां पर यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, कुछ भी ऐसा मिले, समझ जाना कि ये इंपैरेटिव का एग्जांपल है और आंसर निकलेगा। एक चीज और दिखाता हूं बेटे, नोट से स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, डोंट, ध्यान से मेरी बात समझना, डोंट रन आफ्टर मनी, मैंने पैसों के पीछे मत भागो, क्या लगता है, ऑर्डर है, रिक्वेस्टेड है, समझो, डोंट रन आफ्टर मनी, ठीक है, कोमा, you will see कोमा, money running after you, तीन छोटे छोटे एग्जांपल, मनी रनिंग आफ्टर यू, ठीक है। अब मेरे बेटे आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब ये देखो कि इस एग्जांपल की शुरुआत डोंट से हुई है, तो जब हम किसी भी एग्जांपल की शुरुआत मेरे बच्चे डोंट से करते हैं, इसका पहला आंसर आपको बनाना है, यू आर फॉरबिडन। और अगर मेरे बच्चे आप यू आर फॉरबिडन लिख रहे हो, आप यू आर फॉरबिडन लिख रहे हो, तो आप समझ जाना नॉट इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जिस एग्जाम्पल में फॉरबिडन आ गया, उस एग्जाम्पल में नॉट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। सो यू आर फॉरबिडन टू, आगे की लाइन सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। रन आफ्टर, सॉरी मैं मनी लिखना भूल गया, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, रन आफ्टर, और यहां पर कर देता हूं मनी, ठीक है। यहां पर छोटा सा मेरे बच्चे मैं लिख देता हूं, डोंट रन आफ्टर मनी, ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया मेरे बच्चे मनी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहां पे आंसर, ठीक है, यू आर फॉरबिडन, इस डोंट की वजह से मैंने फॉरबिडन लगा दिया, टू रन आफ्टर मनी एंड देन यू विल सी मनी रनिंग आफ्टर यू, ये आंसर आ गया। या एक काम करो, आप फॉरबिडन हटा दो, इसको एडवाइज कर लेते हैं, यू आर एडवाइज्ड, लेकिन जब आप एडवाइज लिखेंगे तो मेरे बेटे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट टू। क्यों, क्योंकि डोंट को नेगेटिव में तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम्पल के सेंस पे कि आप डोंट को फॉरबिडन में चेंज कर रहे हो, एडवाइज्ड में चेंज कर रहे हो, आप ऑर्डर्ड में चेंज कर रहे हो, आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर रहे हो। तो अगर मेरे बच्चे फॉरबिडन छोड़ के आप कोई भी शब्द लगाओगे तो आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फॉरबिडन के एग्जाम्पल में टू। अब मैं आप लोगों को इसके और भी एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जो मेरे बच्चे पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। अब वो हमारे पास ऑप्शंस में है या नहीं है, वो सारी चीजें मेरे बच्चे मैं आपको दिखाता हूं। वेट, एग्जाम्पल नंबर 73, ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी का है जिस प्रॉपर्टी को हम सीख रहे थे, या तो लेट में मिलेगा या यू आर में मिलेगा। मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को देखो बेटा, प्लीज इन्फॉर्म दैम, अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे बच्चे। अब ये देखो ना बेटा, यहां पर क्या दिया गया है, प्लीज दिया गया, यस और नो। अब ये बात आपके दिमाग में आ गई, यार प्लीज वर्ड जहां पर गिवन होगा वहां पर मेरे प्यारे भाई मैं किसको चेंज करूंगा बेटा, रिक्वेस्टेड में चेंज करूंगा। अब आपने क्या करना है, रिक्वेस्टेड वाले ऑप्शन ढूंढने हैं। तो जब आपने ढूंढे तो इसमें रिक्वेस्टेड नहीं था, इसमें रिक्वेस्टेड नहीं था, सो यू आर रिक्वेस्टेड एंड यू आर रिक्वेस्टेड, दोनों के दोनों सेम है। टू प्लीज, मेरे बच्चे जब मैंने रिक्वेस्ट वर्ड लिखा तो ये किसके कहने पे लिखा, सर प्लीज की जगह पे लिखा ना, तो फिर रिक्वेस्ट के साथ प्लीज वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों, दिस मेक्स सुपर फ्लॉज एरर, जो सेम मीनिंग दे रहे हैं तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो रिक्वेस्टेड के एग्जांपल में प्लीज वर्ड गया, आंसर आ गया मेरे बच्चे बी, दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास, आंसर निकालने का तरीका इससे आसान नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चे, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको डरना नहीं है कि मेरे से आंसर होगा या नहीं होगा, आप बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और ऐसे एग्जांपल्स मेरे बच्चे निकालो। तो कभी भी आपको ऐसा एग्जांपल मिले तो आप जनरली याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी एग्जांपल्स मेरे बच्चे कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मेरे बेटे मैं आपको यहां पर देता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। क्वेश्चन लिखा मेरे बच्चे, मार्च ऑन, मार्च ऑन मतलब आगे बढ़ो, टिल इट इज डार्क। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया बच्चे, मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। अब एग्जामिनर कहता है कि सर इसके 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, आप इसका आंसर बना के दिखा दो। मैंने कहा सर ठीक है। एग्जामिनर ने हमें 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन मेरे बच्चे, लेट मार्च ऑन, लेट मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। कहेगा भैया एक ये ऑप्शन है, आप आराम से देखना। दूसरा ऑप्शन मेरे बच्चे यहां पर देगा, यू वर ordered to march on till it is dark। मेरे बेटे एक ये वाला ऑप्शन दे दिया। अब आपको एलिमिनेशन काम करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरे बच्चे उसने दे दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। मेरे बेटे की एक सवाल दे दिया। और एक क्वेश्चन मेरे बच्चे उसने दिया, यू आर फॉरबिडन, क्वेश्चन को देखना मेरे बच्चे, टू मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई मैंने आपको एक मेन क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिया, आप आंसर निकालो। तो मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे, एलिमिनेशन फॉर्मेट। आप गलत ढूंढो, सही अपने आप आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले मैं लेट वाला ऑप्शन काटूंगा क्योंकि इसमें लेट के साथ बी होना है पैसेज में। दूसरी बात, यू के साथ वर नहीं आएगा, ये वाला गया। बच्चे कितने, 2। फॉरबिडन मेरे बेटे तब लगाते हैं जब किसी एग्जाम्पल की शुरुआत डोंट से होती है, तो ये भी चला गया, आंसर क्या आ गया, सी आ गया। सो फाइनली इंपेरेटिव एग्जाम्पल के 3 हिस्से होते हैं जो मैंने बताए थे। पहला विद ऑब्जेक्ट, जिसमें आप लेट से चेंज करोगे। दूसरा विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आप यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर फॉरबिडन। एडवाइस की जगह आप सजेस्टेड भी लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। यू आर फॉरबिडन, अगर कोई एग्जांपल डोंट से स्टार्ट हो, या डोंट को आप नॉट टू में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा सेक्शन जो मेरे बच्चे इसमें आता है, वो आता है मेरे बच्चे मोरल सजेशन। ये बहुत अच्छा है, ज्यादातर एग्जांपल्स आपको ये मिल जाएंगे और आप इसको ध्यान से करना, ठीक है। इसको मेरे प्यारे बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, मोरल सजेशन। अब मोरल सजेशन मेरे बच्चे कैसे होता है, लेट्स सी, आई शो यू समथिंग। इसके केस में भी मेरे बच्चे आपको जो एक्टिव एग्जांपल गिवन होगा, आप मेरी बात समझना बच्चे, जो एक्टिव एग्जांपल गिवन होगा वो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या गिवन होगा, ऑब्जेक्ट गिवन होगा। बट कैसे एग्जांपल्स होंगे, आई शो यू। इसमें मोरालिटी वाले एग्जांपल्स होंगे। जैसे मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जांपल लिखा और मैंने लिख दिया हेल्प द पुअर। मेरे दोस्त, मैंने लिख दिया डोनेट द ब्लड। अब मेरी बात समझना। तीसरा मेरे बेटे, मैंने यहां लिख दिया रेस्पेक्ट द एल्डर्स। जहां पर आप मेरे बच्चे बात किसकी कर रहे हो, मोरालिटी की कर रहे हो। यहां पर मेरे बेटे आपने क्या लिख दिया, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये मेरे बच्चे आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप कोई भी मोरालिटी वाले एग्जांपल्स उठा लो, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, डोनेट द ब्लड, हेल्प द पुअर, कुछ भी मेरे बच्चे आप कर सकते हो, या सर्व द नेशन, आप मेरे बेटे ये भी उठा सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या उठाया, सर्व द नेशन। आप ध्यान से समझना, वो बंदा कहता है कि सर मुझे इसके आंसर बनाने, करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपने जब भी मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का पैसिव बनाना है तो दिमाग में एक चीज रखना, और मोरालिटी में एक बात बड़ी अच्छी रहेगी मेरे बच्चे, क्या, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आना, यस और नो। प्लस आप हेल्पिंग वर्ब की जगह एक वर्ड यूज करेंगे शुड। अगर शुड नहीं मिलेगा तो मस्ट, और मस्ट नहीं मिलेगा तो मेरे प्यारे बेटे यहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑट टू का। शुड, मस्ट, ऑट टू तीनों ही वर्ड चाहिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां पर मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, इनका मीनिंग मेरे बेटे यहां पर किसका मीनिंग दिखाएगा,
चाहिए। इन सभी के बाद मेरे प्यारे बच्चे आप लगाएंगे बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तीनों में से जो दिल करे वो इस्तेमाल करो। अगर आप ये कहो कि सर तीनों ही ऑप्शन में आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, आएगा तीनों में से कोई एक ही। जैसे मेरे बच्चे हेल्प द पुअर, तो सबसे पहले मेरे बेटे आप क्या लिखोगे? द पुअर। यस और नो? हेल्पिंग वर्ब की जगह मेरे बेटे आपने क्या लिख दिया? शुड बी। और मेरे बच्चे हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? हेल्प। तो आंसर मेरे बच्चे क्या बन गया? द पुअर शुड बी हेल्प। डोनेट द ब्लड शुड बी डोनेटेड। रेस्पेक्ट द एल्डर्स, मेरे बच्चे क्या बन जाएगा बोलो? तो यहां पर पीछे से आगे क्या आ जाएगा? द एल्डर्स। यहां पर आ गया बेटा, यहां पर आप क्या लिख देंगे? शुड बी। और यहां पर मेरे बेटे क्या आ जाएगा? रेस्पेक्टेड। यस और नो? अब सर्व द नेशन आगे लेकर आ जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर मेरे बेटे क्या बन जाएगा? द नेशन। यहां पर मेरे बेटे आगे क्या आ जाएगा? शुड बी। और यहां पर मेरे बेटे एक वर्ड बन जाएगा और वो आंसर क्या होगा? सर्व। सो फाइनली हमारा इंपेरेटिव सेक्शन इतना आसान था कि हमें बिल्कुल भी टफ नहीं लगा, और जो तरीका मैंने बताया था आपने उसको फॉलो कर लिया। पहला मैंने बताया कि आप लेट से बना सकते हो, दूसरा आप यूआर से बना सकते हो, और तीसरा मेरे बच्चे आप शुड से भी बना सकते हो। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं। अब मैं एग्जांपल को समझा रहा हूं बड़े प्यार से, आप एग्जांपल करके देखना और बताना राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सपोज करो एक एग्जांपल लिखा हो, और मेरे बेटे मैंने एक बड़ा मोरालिटी सजेशन लगाया कि यार हमें ना देश की सेवा करनी चाहिए। तो मैंने लिखा मेरे बच्चे यहां पे सर्व द नेशन। अब क्वेश्चन को मेरे बच्चे समझना, सर्व द नेशन विद ग्लोरी। मेरे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मुझे ना ये एग्जांपल जो है वो सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखा सर्व द नेशन विद ग्लोरी, अब आप क्या कहोगे सर आंसर क्या होगा? तो बेटा कोई बात नहीं, आपके पास इसके चार ऑप्शन होंगे। लेट वाला नहीं होगा क्योंकि मोरालिटी, अगर आ भी जाए तो दोनों में से एक ही मिलेगा, घबराना मत। मेरे बच्चे पहले मेरे बेटे मैंने यहाँ क्या लिखा? यू, या एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा सा उसी फॉर्म में लेके चलते हैं। मेरे बच्चे मैंने लिखा द नेशन, ध्यान से मेरी बात समझना, द नेशन वुड बी सर्व्ड। ये मेरे बेटे पहले ऑप्शन होगा, वुड बी सर्व्ड विद ग्लोरी। अब एग्जामिनर को आपको समझना होगा कि बंदा क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन मेरे बेटे मैंने दे दिया द नेशन, ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने लिखा मेरे बच्चे शुड बी सर्व्ड। अब आप मोरालिटी में किसका साथ दोगे ये आपको पता होना चाहिए, विद ग्लोरी। ठीक है बेटा, हमने देखो क्या क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना और बाकी चीजों पे नहीं करना है। दूसरा मेरे बेटे मैंने दिया द नेशन, यहां पर मेरे बच्चे मैंने लिख दिया कुड बी सर्व्ड। ठीक है, और मेरे बेटे मैंने यहां पर सिंपली क्या लिख दिया, विद ग्लोरी। ये वाला एग्जाम्पल आ गया। और तीसरा या चौथा एग्जाम्पल मेरे बेटे मैंने लिखा द नेशन कैन बी सर्व्ड, ठीक है, विद ग्लोरी। अब इन चारों में से आप मुझे बताओ कि आपका बेस्ट आंसर क्या होगा। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मोरालिटी सजेशंस, जब भी हम मोरालिटी नैतिकता की बात करते हैं, ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू था, सर्व द नेशन विद मेरे बच्चे ग्लोरी, यानी ये बेटा एग्जाम्पल किसका है, मोरल सजेशन का है। जब कोई एग्जाम्पल वर्ब से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है तो उसके तीन आंसर्स बनेंगे। आंसर नंबर 1 मेरे बेटे आप इसको किस में चेंज करोगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 ऑप्शन है सर, नहीं है। आंसर नंबर 2 ध्यान से समझना, आप इसको चेंज करेंगे मेरे बेटे यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड में। तीसरा आंसर नंबर 3 आप इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर क्या लगाएंगे, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड नहीं मिलेगा, मस्ट लगाएंगे, मस्ट नहीं लिखेगा तो ought to। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि तीनों ही ऑप्शन में आ जाए, नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब देखो, मोरल सजेशन में सॉरी वुड नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा। राइट आंसर मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, दिस वन। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात ना बकवास। तो इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा पॉइंट और बच रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं तो शायद आपको समझ आएगा। इसी रूल को एक बार दिमाग में रखना जो मैंने अभी बताया है, ध्यान से समझना। अब इस रूल को एक जगह और इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मेरे बच्चे मैंने आपको अभी एक एक्टिव सेंटेंस दिया, और वो एक्टिव सेंटेंस क्या था मेरे बच्चे, कि आपके पास एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी,
और आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, यस और नो। तो आपने उसका पैसिव क्या बनाया सर? आपने पैसिव बनाया, पीछे से ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस आपने यहां पर क्या इस्तेमाल कर दिया? शुड बी इस्तेमाल कर दिया, आपने मस्ट बी इस्तेमाल कर दिया, या मेरे बेटे आपने यहां पर ought टू बी इस्तेमाल कर दिया और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? थर्ड फॉर्म लगा दी। यही तो था जहां मोरालिटी की हम बात कर रहे थे और आपने इजीली कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल भी दिया था, और आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। मैंने लिखा मेरे बच्चे सेव द वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। तो आप इसका आंसर मेरे बेटे कैसे बनाओगे? सर सिंपल था, आपने बनाया मेरे बच्चे, पीछे से आगे क्या आ जाएगा? द वाटर, यस और नो। फिर मेरे बेटे आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया? शुड बी, और बच्चे यहां थर्ड फॉर्म यहां पर सिंपली क्या आ गई? सेव्ड। द वाटर शुड बी सेव्ड। लेकिन अगर इसी रूल से मैं एक दूसरा क्वेश्चन और कर दूं, तो इसी आंसर से, तो मेरे बच्चे आप इसकी जगह एक मेथड और अप्लाई करो। क्या? मैं बताता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर कोई एग्जाम्पल लेट्स या लेट अस से शुरू हो जाए, रटने की जरूरत नहीं है ना, बहुत सिंपल है, लेट्स या लेट अस से शुरू हो जाए, जैसे लेट्स गो, जो भी मर्जी लिख लो मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। आपको क्या बनाना है मेरे बेटे? पैसिव बनाना है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, लेट्स वाला एग्जांपल भी सेम है। मैंने लिखा मेरे बच्चे लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी। मैंने क्या लिखा? लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी। ठीक है मेरे भाई, अब एग्जामिनर कहता है भैया आप इसका आंसर कर दोगे? अरे भाई बहुत आसान है, खाली लेट्स देखा, लेट्स देख के आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा? आई शो यू। मेरे बच्चे कुछ नहीं करना है, बस इस पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। तो ये ऑब्जेक्ट मेरे बेटे, सेम यही रूल उतार दो, सेम यही वाला रूल। ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? शुड बी आ जाएगा। शुड बी ना मिले मस्ट बी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। दैट्स इनफ, हो गया। वही रूल जो ऊपर लिखा है वो इसमें भी काम होगा, यानी एक ही रूल, एक ही आंसर, एक ही जगह पे कामयाब है। तो मेरे बेटे सिंपली लेट्स ऑर्गेनाइज ए पार्टी, तो यहां पर मेरे बेटे सीधा सीधा क्या बनेगा? ए पार्टी, ये आ गया। यहां पर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? शुड बी, ये आ गया। और मेरे बच्चे वर्ड की थर्ड फॉर्म मैंने क्या लगा दी? ऑर्गेनाइज। दैट्स माय पॉइंट। तो अब शुड बी की जगह मस्ट भी लगा दो, ऑट टू भी लगा दो, यानी एक तीर से दो शिकार हमने कर दिए। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए, देखो। जैसे मेरे बच्चे मैंने यहां पर लिखा लेट्स बाय ए न्यू होम। मेरे बच्चे मुझे इसका आंसर निकालना, या दूसरा आंसर मेरे बच्चे लेट अस, ध्यान से मेरी बात समझना, रटना नहीं, लेट अस डू समथिंग यूजफुल। ठीक है, अब एग्जामिनर मेरे से बोलता है कि सर आपको ना इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मैंने कहा सर ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैं समझाता हूं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए न्यू होम आगे लेकर आ जाओ, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए न्यू होम। अब लेट्स को सीधा सीधा शुड में चेंज कर दो, शुड मस्ट कुछ भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुड बी और बाय की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे यहां क्या हो जाएगी? बॉट। एंड द राइट आंसर इज व्हाट? ए न्यू होम शुड बी बॉट। आंसर क्लियर तरीके से आराम से हो गया। अगला लेट अस डू समथिंग यूजफुल, तो मेरे बच्चे पीछे से आगे क्या आ जाएगा? समथिंग आ गया। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे यूजफुल, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह मेरे बेटे कौन लेगा? शुड बी, और यहां पर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? डन। डू की थर्ड फॉर्म डन। तो मेरे भाई ज्यादातर केस में यही वाला आंसर आपको मिलेगा जो मैंने आपको बताया लेट्स और लेटस वाले में, लेकिन है बड़ा प्यारा सवाल। एक तरीका और बता सकता हूं, लेकिन उस तरीके को छोड़ दीजिए। ज्यादातर मेरे बच्चे आपको ये वाला आंसर मिलेगा। अगर कभी भी आपको लगता है कि सर नहीं मिल रहा आंसर, जैसे अभी हम इसी सवाल को बात करते हैं, लेट अस बाय ए न्यू होम। अगर मेरे बेटे आपको ये क्वेश्चन करना है, तो यहां पर तरीका मेरे बच्चे मैंने क्या बोला, आप ध्यान से मेरी बात समझना। क्या तरीका बोला कि सर एक तो इसका आंसर मैंने क्या बताया कि सर एक इसका आंसर तो ये आ गया कि मुझे ए न्यू होम यहां लेकर आना है, मुझे एक न्यू होम लेकर आना है। और यहां पर मेरे बेटे मैंने क्या लिख दिया? शुड बी लिख दिया, यस और नो। और बाय की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे क्या हो गई? बॉट। ज्यादातर केस में आपको ये वाला आंसर आपके पेपर में मिल जाएगा, कोई लोड नहीं है। लेकिन अगर एक बार कोई नहीं मिलता, घबराना मत मेरे बच्चे, आप लेट को लेट ही रहने देना। ठीक है,
लेट ए, फिर आप नया आंसर, आंसर नंबर 2, जैसे आपने शुरू में बनाया था, ए न्यू होम, लेट अ न्यू होम, आगे मेरे बच्चे बी बॉट, आगे बच्चे बाय अस, ये लगा दो। क्यों बनाया सर? लेट को लेट में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ गया, और लेट अपने साथ क्या लेके चलता है? बी, बाय की थर्ड फॉर्म बाय अस को पीछे जाके बस अस लिख दिया। अगर ये नहीं मिलता तो इसको फॉलो करना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे बच्चे आपके पेपर में पूछा गया हुआ सवाल है, और ये सवाल यहां पे दिखाया गया है कि सर एक क्वेश्चन था लेट अस हेल्प हिम, अगर मुझे इसका आंसर बनाना पड़े तो इस हिम को आगे लेकर आता ही, और यहां पर मेरे बेटे में लिखता ही शुड बी हेल्प्ड, यही आ गया बच्चे। और चाहो तो मेरे बच्चे बाय अस लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि अस को पीछे लेके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाना था। ही शुड बी हेल्प बाय अस, उसकी मदद हमारे द्वारा होनी चाहिए या करनी चाहिए, लेकिन बंदे ने ऑप्शन में नहीं दिया। तो जब मेरे बेटे ये एक्टिव है और मुझे पैसिव को लेट में लेट ही चेंज करना है, तो लेट के साथ बी होना मैंडेटरी था, हाँ या ना? तो लेट के साथ बी इस एग्जाम्पल में नहीं था, ये गया, लेट के साथ बी नहीं था, लेट के साथ बी था, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट आना था हिम, तो मेरे बेटे ये गया, आंसर क्या आ गया? लेट हिम, लेट ही को हिम को आगे लाई हिम बी हेल्प्ड बाय अस, दैट्स माय पॉइंट। तो एग्जाम में पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन याद रखना कि आपको एक ही तरीका अपनाना है कि एलिमिनेशन फॉर्मेट से आंसर कैसे निकालें। दिखाता हूं। अब मैंने आपसे कहा था कि एलिमिनेशन फॉर्मेट को फॉलो करना सीखो, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको दोबारा समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि आपको अटैक करना सीखना होगा, जैसे यहां पर क्या दे रखा है? डिड। अब जैसे ही डिड दिया मेरे बेटे, आप सबसे पहले क्या देखोगे? वाजवर। ये एग्जांपल मैंने पहले भी कराए थे, इसमें वाजवर नहीं है, इसमें वाजवर नहीं है, इसमें वाजवर नहीं, एक ही ऑप्शन था, आंसर क्या आ गया? बी। सेकंडों के आंसर ऐसे ही निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर हमने किया मेरे बेटे विल। अब मुझे इस विल का यहां पर क्या चाहिए था? विल बी चाहिए था। सर अब इसमें विल था, नहीं था, इसमें विल था, नहीं था, इसमें विल था, नहीं था, आंसर क्या आ गया? ए। तो हमने कहा ना कि आप सिर्फ एलिमिनेशन फॉर्मेट को फॉलो करो और देखते जाओ कि आंसर्स मेरे बच्चे कैसे निकलते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल मेरे बेटे यह है, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। अब आपको आंसर निकालना है, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्यों पढ़ रहे हो मेरे बच्चे? सिंपली था, बाबू क्या देखा? मस्ट। अब मस्ट के साथ सीधा सीधा मेरे बेटे क्या जोड़ दो? बी। अब जैसे ही बी जोड़ोगे, हैज टू काट दो, इज काट दो, ये ऑप्शन तो चले गए, और यहां मस्ट था नहीं, ये काट दो, आंसर क्या आ गया? मस्ट बी, दैट्स माय पॉइंट। ऐसे फॉलो करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर सिंपल आपने करवा दिया, इंटेरोगेटिव आपने करवा दिया, इंपेरेटिव आपने करवा दिया, लेट्स और लेट अस भी करवा दिया, लेकिन सर अगर लेट्स और लेट अस की जगह सिंपल लेट वर्ड आ जाए तो क्या करो? है मेरे बच्चे, इस सवाल को ही मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे बच्चे, अभी आप लोगों ने एक पॉइंट सीखा, मैं इसको यहां डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ठीक है? अभी आपने मेरे बच्चे एक एक्टिव सेंटेंस सीखा जिसमें आपने लेट्स वाली प्रॉपर्टी करी, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहां पर आपने ऑब्जेक्ट दे दिया, लेट्स कह लो या लेटस कह लो, ठीक है? अब आपने इसका आंसर मेरे बच्चे क्या बनाया था, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है? आपने बनाया सर ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा, शुड की जगह मस्ट हो जाएगा, और मस्ट की जगह मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? ऑट टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। ये रूल तो फॉलो हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये लेट्स नहीं हुआ, ये सिंपली मेरे बेटे क्या हुआ? लेट हुआ, सिंपली लेट हुआ, ध्यान से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट गिवन होगा, ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी, देन यहां पर अगेन मेरे बच्चे एक ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे लेट के बाद गिवन होंगे और आपको कहेगा आंसर बनाओ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मेरे बच्चे मैं दिखाता हूं, मैंने लिखा लेट हिम प्ले द मैच। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे बेटे आपको इसका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है तो वही क्वेश्चन। अब लेट्स नहीं है, अब लेट वाला वर्ड दे रखा है, ठीक है? अब आपने क्या करना है? आपको इसका पैसिव बना, कुछ नहीं करना बेटा, आप सिर्फ एक बात ध्यान से समझना, आपको बनाना है पैसिव, घबराना नहीं। जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, यानी इस हिम को जब यहां लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा? ही। अगर मी होगा तो आई, हिम होगा तो ही, हर होगा तो शी। तो यहां मेरे बच्चे
ये ऑब्जेक्ट मेरे बेटे क्या फॉर्म बनकर आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और आगे एक लाइन आपको अपनी मर्जी से जोड़नी है और वो लाइन होगी माइट बी अलाउड। क्या होगी मेरे बच्चे, माइट बी अलाउड। ये बिल्कुल फिक्स लाइन है, ध्यान रखना, ये लाइन पैसिव बना देगी। क्या लिखना है मेरे बच्चे, माइट बी अलाउड। बस माइट बी अलाउड परमिशन के लिए होगा, माइट बी अलाउड +2 + V1 और आगे का मेरे बेटे क्या रखने, सेम रखा जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिंपल हो गया। तो ही, अब आपको वो लाइन यहां पे जोड़ देनी जो ब्रैकेट वाली लाइन मैंने बोली थी, ही माइट बी अलाउड। बस ये तो बड़ा इजी है यार, ही माइट बी अलाउड। आपने ये लाइन बीच में जोड़ देनी है, जोड़ दी मेरे बच्चे, ही माइट बी अलाउड। आगे की लाइन सेम यहां से जोड़ दो। ठीक है, अब यहां से मेरे बेटे कैसे जोड़ोगे, 2 और यहां पर सिंपली मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, प्ले द मैच। लो मेरे भाई, हो गया ना आंसर, ही माइट बी अलाउड टू प्ले द। अभी एक तरीका और भी है बच्चे, एक तरीका और आंसर निकालने का बताऊंगा। ठीक है, ये वाला समझ आ गया। अब आता है मेरे बच्चे इसका आंसर नंबर 2। अगर ये नहीं मिलता तो लेट को लेट ही रहने दो, उस वाले ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस आपने क्या लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 1। दैट्स इनफ। आगे वाले को पीछे ले जाओ, पीछे वाले को आगे ले जाओ, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे बेटे इसका आंसर नंबर 2 क्या बनेगा, लेट द मैच। एक आंसर ये बना दो, लेट द मैच बी प्लेड बाय, आगे जो हिम लिखा था उसको हिम लिख दो। दैट्स माय पॉइंट। हो गया मेरे बच्चे, तो दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा। तो एग्जामिनर ज्यादातर पहले वाला आंसर देगा, माइट बी अलाउड वाला, और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आराम से कर सकते हो। ऐसे सवाल जो मैंने आपको करवाए वो प्रैक्टिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल मेरे बच्चे आप उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल। अब जैसे ये वाला सवाल था, आपको ट्रिक के बिहाफ पे बताता हूं मेरे बच्चे। ये क्या लिखा था, हैज। आपको मेरे प्यारे बेटे हैज को सीधा सीधा किस में चेंज करना है, हैज बीन में। यस और नो, इसमें हैज बीन था, नहीं था, इसमें था सर, नहीं था, इसमें था सर, नहीं था। आंसर क्या आ गया, डी। यानी अगर आप जिस मेथड को मैं फॉलो करवा रहा हूं, अगर आपने उस मेथड को फॉलो कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों आप यकीन मानना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक सिंगल एग्जांपल नहीं रुकेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरे बैच में एक बार तो आना पड़ेगा, क्योंकि सीधी बात नो बकवास वाला कंसेप्ट आपको भी पता है कि पूरी तरह से कहां पर मिलेगा, और वो मिलेगा मेरे बैच में, जो इंग्लिश स्पेशल का बैच है। मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा, वहां भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल मेरे बेटे आप देखोगे, बड़े से बड़ा एग्जाम्पल भी आप इजीली मेरे बच्चे निकाल सकते हो। अब इतना बड़ा सवाल है, कोई भी एग्जाम्पल बच्चे, शी बिगिन्स हर डे मैंने कराया था, कोई भी एग्जाम्पल, कैन दोज। अब ये देखो ना बेटा, ये क्या लिखा है, कैन। शैल आएगा नहीं, विल आएगा नहीं, कुड आएगा नहीं, कैन का एक ही ऑप्शन था। आंसर क्या आ गया, सी। सो आप इतना ज्यादा समय डिस्क्रिप्टिव मेथड को क्यों दे रहे हो, जो मेथड सच में आपको नहीं पता। बस आपने क्या करना है, वो जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताए थे, वो हेल्पिंग वर्ब ये थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे बेटे आपने किस में चेंज करनी है, इजएमआर में। ठीक है, अगर मेरे बच्चे डू या डज दे रखा है, आप मेरे बेटे किस में चेंज करोगे, इजएमआर में। इजएमआर में अगर आईएनजी लग रही है तो इजएमआर बीइंग, और हैज हैव है तो हैज हैव बीन। सेकंड फॉर्म वाज वर में, डिड वाज वर में, वाज वर आईएनजी, वाज वर बीइंग, हैड बीन में। विल शैल मे माइट कैन गुड वुड शुड मस्ट ऑट टू हैज टू हैव टू हैड टू, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, आंसर बहुत प्यार से निकलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे कोई भी एग्जांपल दिखाता हूं। ये सवाल था, द वॉचमैन स्विच्ड। अब ये ध्यान से देखना, स्विच्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अब ये बात आपके दिमाग में आ गई कि यार वाज वर में जाएगा। ठीक है, आर यहां पे गया, इसको काट दो, वर के साथ बीइंग क्यों दे रखा है, काट दो। अब ये देखो, ये भी वर है और ये भी वर है, बट ये ओनली कहां से आया, जबकि क्वेश्चन में ओनली नहीं था। तो जब क्वेश्चन में नहीं था तो आंसर कैसे आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी गया, आंसर मेरे बच्चे क्या आ गया, डी आ गया। ऐसा एक सवाल नहीं बचे, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे बच्चे उठा लो। जैसे ये क्वेश्चन है, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। लेट्स सी मेरे बेटे, बैंडेज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सर सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मेरे प्यारे बेटे किस में चेंज होगी, वाज वर में। अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी गलत,
क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट क्वेश्चंस था, यानी आंसर भी इनकम्प्लीट था, इसमें पूरी प्रॉपर्टी नहीं गिवन थी। मेरे प्यारे बच्चे दो, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको बताता हूं, इसमें देखो वाज वर नहीं है, जबकि बैंडेज सेकंड फॉर्म था तो वाज वर होना चाहिए था, ये भी गया। अब दूसरी बात, द इंजर्ड मैन मेड, अरे मेड कहां से आ गया, जब यहां पर बैंडेज था तो मेड आएगा नहीं मेरे बेटे, आंसर क्या आएगा, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज्ड बाय द डॉक्टर, हो गया, क्योंकि वाज वर का ऑप्शन मेरे बेटे एक ही था और दूसरा ऑप्शन नहीं था। और देखते हैं, आई शैल राइट ए लेटर, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सवाल आपको करना है, आप पढ़ के देख रहे हो, आई शैल राइट ए लेटर, अरे नहीं पढ़ना, मैं लेटर लिखूंगा, मैं एक लेटर लिखूंगा, मेरे द्वारा लेटर लिखा जाएगा, नहीं मेरे बेटे, बस आपको बी ढूंढना है, विल और शैल। अब देखो, इज आएगा सर नहीं आएगा, एज आएगा सर नहीं आएगा, एज आएगा नहीं आएगा, अरे मेरे भाई शैल विल की तो बहन है, हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो विल शैल में जा सकता है, शैल विल में जा सकता है, उन्हें कोई लोड ही नहीं है, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चे ऐसे कर सकते हैं। अब ये सवाल था मेरे बच्चे, ऑल हिज मेंस लाफ्ड एट हिम, मेरे बेटे ये क्या लिखा है, लाफ्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, सेकंड फॉर्म मेरे बेटे किस में जाएगी, वाज वर में। मैंने कहा सर ही वाज लाफ्ड, कुछ नहीं करना, लाफ के बाद मेरे बेटे क्या लिखा है, एट, इसमें एड नहीं है काट दो, इसमें ऐड नहीं है मेरे बेटे काट दो, बच्चे कितने अब आपके पास, दो ऑप्शन। सो ही वाज बीइंग, अरे बीइंग क्यों लगा रहे हो, कि आईएनजी थी, काट दो, आंसर क्या आ गया, दिस वन है। अगर कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन को साथ लेके चल रहा है, क्यों अलग कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाव्ड एट मेरे बच्चे इसमें था, लेकिन बीइंग क्यों आया, उसमें आईएनजी थोड़ी थी। और सवाल दिखाता हूं मेरे बच्चे, यहां पे सवाल को समझना। अब ये देखो, इट इज बीइंग, ये मेरे बच्चे बीइंग जब आ गया तो ये क्वेश्चन मेरे बेटे किसका है, पैसिव का, आप वापस इसमें आईएनजी बना के जोड़ दो, ठीक है। और बाय अस जो है, इस अस को आगे लाओगे तो मेरे बेटे अस को जब आगे लाओगे तो वो क्या बनेगा, वी, तो ये तो गया क्योंकि इट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, कैन आएगा नहीं, इसको काट। तीसरी बात, हैव आएगा नहीं, इजएमआर में ही तो चेंज होगा मेरे बच्चे, सो वी आर रीडिंग इट, दैट्स माय पॉइंट। आया, तो ये सवाल मेरे बच्चे आप बहुत प्यार से कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल मेरे दोस्त आप उठा लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना, सारे एग्जाम्पल्स मेरे बच्चे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आप लोग बहुत प्यार से कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास आपके लिए एक वरदान साबित होगी। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम को देने से पहले इन एग्जाम्पल्स को एक बार करके देखना। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा पर भी पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद मेरे दोस्तों।